CH41 ब्रेन ट्यूमर। तभी आकाश डॉक्टर मंजीत से कहता है, अंकल मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है जो मेरी मदद कर सके। जिस पर डॉक्टर मंजीत आकाश से कहते हैं, आकाश तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक असिस्टेंट रख लिया है। तुमने पहले ही जान लिया होगा कि मेरी बेटी का नाम तन्वी है, तन्वी ही तुम्हारी असिस्टेंट बनेगी और तुम्हारी मदद करेगी। जिसे सुनकर आकाश कहता है, अंकल मुझे तन्वी का मेरा असिस्टेंट होने पर कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी बेटी भी आपके ही तरह एक डॉक्टर होगी तो वो मेरा असिस्टेंट बनने के लिए क्यों मानेगी। जिसे सुनकर डॉक्टर मंजीत आकाश से कहते हैं, आकाश तुम चिंता मत करो, तन्वी अभी डॉक्टर नहीं बनी है। अब आगे तन्वी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और यहाँ इलाज कैसे करते हैं सीख रही है। जिसे सुनकर आकाश कहता है, ठीक है अंकल आप मुझे तन्वी से मिला दीजिए, क्योंकि हमें जल्द ही मरीजों का इलाज करना है और मुझे शाम होने से पहले अपने घर जाना है। जिस पर डॉक्टर मंजीत हो कहते हैं और फिर सभी बाहर जाने ही वाले थे कि तभी बाहर से दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है और सीधे डॉक्टर मंजीत के पास जाकर रुकती है और फिर वह लड़की हांफने लगती है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भागकर वहां आई हो। जब डॉक्टर मंजीत उस लड़की को हांफते हुए देखते हैं तो वो उस लड़की को पानी का गिलास देते हैं, जिसे वो लड़की तुरंत एक ही घुट में पी जाती है। और फिर डॉक्टर मंजीत उस लड़की से कहते हैं, तन्वी बेटा तुम ऐसे भागते हुए क्यों आए हो। जिस पर तन्वी कहती है, पापा वो मो अचानक से बेहोश हो गई है और होश में नहीं आ रही है, हमने उन्हें होश में लाने की बहुत कोशिश की थी पर कुछ भी काम नहीं आया। जिसे सुनकर डॉक्टर मंजीत, जिया और माही परेशान हो जाते हैं और फिर सभी दौड़कर वहां जाने लगते हैं। कुछ देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां कुछ डॉक्टर्स एक औरत के चारों ओर खड़े थे। फिर डॉक्टर मंजीत उस औरत के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर मंजीत उस औरत से कहते हैं, वसुधा तुम ठीक तो हो, तन्वी ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी और होश में नहीं आ रही थी। जिस पर वसुधा जी डॉक्टर मंजीत से कहती है, मंजीत आप चिंता मत करिए, मुझे तो ऐसे ही चक्कर आ गए थे लेकिन अब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर मंजीत और वसुधा जी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी आकाश उन दोनों के पास जाता है और फिर वसुधा जी का हाथ पकड़ता है और अपने एनर्जी को वसुधा जी के शरीर में डालकर उनका जांच करने लगता है। सभी लोग आकाश को ऐसे वसुधा जी का जांच करते हुए देखकर कुछ नहीं कहते, क्योंकि आकाश ने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था, जिससे सभी को पता चल गया था कि आकाश भी एक डॉक्टर है। आकाश वसुधा जी का जांच करने के बाद उठता है और फिर डॉक्टर मंजीत की तरफ देखते हुए कहता है, डॉक्टर मंजीत आपकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। जिसे सुनकर एक डॉक्टर आकाश से गुस्से में कहता है, तुमने सिर्फ डॉक्टर वसुधा का हाथ बस छुआ और तुम्हें पता चल गया कि डॉक्टर वसुधा को ब्रेन ट्यूमर है। लगता है कि तुम हम सबको बेवकूफ समझते हो या अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझते हो। तभी डॉक्टर मंजीत उस डॉक्टर को बीच में ही रोकते हैं और फिर कहते हैं, तुम लोग वसुधा का जांच करवाओ कि वसुधा को ब्रेन ट्यूमर है या नहीं। जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर मंजीत एक ऐसे डॉक्टर की बात पर भरोसा करके डॉक्टर वसुधा की जांच करवाने के लिए कह रहे थे, जिसे उन्होंने इस हॉस्पिटल में कभी नहीं देखा था और देखने पर तो ये भी लग रहा था कि वो बहुत ही जवान है। तभी एक और डॉक्टर मंजीत से कहता है, डॉक्टर मंजीत आप एक ऐसे डॉक्टर के बातों पर भरोसा कर रहे हैं जिसे हम जानते भी नहीं है और उसने अपने चेहरे को भी छुपा रखा है। हमें इस डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, अगर ये डॉक्टर हमें अपना चेहरा दिखाएगा तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। जिसे सुनकर आकाश साफ साफ अपने मास्क को निकालने और अपने चेहरे को दिखाने के लिए मना कर देता है। तभी डॉक्टर मंजीत उस डॉक्टर को भी चुप करता है और फिर खुद ही डॉक्टर वसुधा को लेकर जांच करवाने के लिए चला जाता है। जब आकाश ने अपना चेहरा दिखाने के लिए मना कर दिया था तो तन्वी को लगा था कि आकाश का चेहरा अच्छा नहीं दिखता होगा, इसलिए ही उसने अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया। तन्वी ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसके पापा किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं करते हैं जैसा उन्होंने आकाश की बातों पर किया था और आकाश ने भी अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया था। कुछ देर में सारी रिपोर्ट्स आ जाती है और फिर डॉक्टर मंजीत उन रिपोर्टों को चेक करने लगते हैं। तभी उनके हाथ से सारे रिपोर्ट्स छूट जाते हैं, जिसे डॉक्टर वसुधा उठाकर देखने लगती है। तभी तन्वी वसुधा जी के पास जाती है और उनसे पूछती है, मम्मी रिपोर्ट में क्या लिखा है। जिस पर वसुधा जी कहती है, तन्वी उस डॉक्टर ने जो कहा था वो सच है, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH42 डॉक्टर वसुधा का इलाज। जब आकाश ने अपना चेहरा दिखाने के लिए मना कर दिया था तो तन्वी को लगा था कि आकाश का चेहरा अच्छा नहीं दिखता होगा, इसलिए ही उसने अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया। तन्वी ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसके पापा किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं करते हैं जैसा उन्होंने आकाश की बातों पर किया था और आकाश ने भी अपना चेहरा दिखाने से मना कर दिया था। कुछ देर में सारी रिपोर्ट्स आ जाती है और फिर डॉक्टर मंजीत उन रिपोर्टों को चेक करने लगते हैं। तभी उनके हाथ से सारे रिपोर्ट्स छूट जाते हैं, जिसे डॉक्टर वसुधा उठाकर देखने लगती है। तभी तन्वी वसुधा जी के पास जाती है और उनसे पूछती है, मम्मी रिपोर्ट में क्या लिखा है। जिस पर वसुधा जी कहती है, तन्वी उस डॉक्टर ने जो कहा था वो सच है, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अब आगे इस बात को सुनकर तन्वी रोने लगी। तभी जिया और माही उसके पास आते हैं और उसे पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाते हैं। जब तन्वी वहां पहुंचती है तो वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम कौन हो और मुझे वहां से क्यों ले आई, और मेरे पापा ने तुम्हें रोका क्यों नहीं। जब माही और जिया तन्वी को वहां से ले जा रहे थे तो बाकी डॉक्टर उन दोनों को रोकने के लिए बढ़े थे, लेकिन डॉक्टर मंजीत ने उन्हें मना कर दिया और माही और जिया को तन्वी को ले जाने दिया। तन्वी के पूछने पर माही और जिया अपना मास्क हटाती है और तन्वी से कहती है, तन्वी ये हम हैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। जब तन्वी जिया और माही को देखती है तो वो उन दोनों के गले लग जाती है और रोने लगती है।
जिसे देखकर माही और जिया उसे चुप कराते हैं और कहते हैं तन्वी तुम चिंता मत करो, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस पर तन्वी कहती है तुम दोनों तो जानती हो ना कि ब्रेन ट्यूमर के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है और उसमें भी बचने के बहुत कम चांस होते हैं। जिस पर माही और जिया तन्वी को दिलासा देने लगते हैं कि उसकी मां को कुछ भी नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जब जिया और माही को तन्वी उस कमरे से ले जाते हैं तो फिर आकाश सभी डॉक्टरों को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। जिस पर सभी डॉक्टर वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आकाश बहुत बड़ा डॉक्टर है, क्योंकि उसने डॉक्टर वसुधा के केवल कलाई को छूकर जान लिया था कि डॉक्टर वसुधा को ब्रेन ट्यूमर है। सभी डॉक्टरों के जाने के बाद डॉक्टर मंजीत कहते हैं डॉक्टर आर क्या तुम वसुधा को ठीक कर सकते हो। वसुधा जी अपने पति को किसी से उसके इलाज के लिए पूछता हुआ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि डॉक्टर मंजीत इंडिया के बेस्ट डॉक्टरों में से एक थे। डॉक्टर मंजीत की बातों को सुनकर आकाश कहता है डॉक्टर शर्मा मैं वसुधा आंटी को ठीक कर सकता हूं, जिसे सुनकर डॉक्टर मंजीत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर मंजीत का पूरा नाम मंजीत शर्मा था, इसलिए आकाश ने उन्हें डॉक्टर शर्मा कहा। और फिर आकाश वसुधा जी को बेड पर लेटने के लिए कहता है, जिस पर वसुधा जी बेड पर लेट जाती है। फिर आकाश अपने जेब से सिल्वर निडल को निकालता है और उनके एक्यूपंक्चर पॉइंट पर चुभा देता है और अपने एनर्जी को उस निडल की मदद से वसुधा जी के शरीर में डालता है। फिर आकाश अपने एनर्जी को सीधे वसुधा जी के दिमाग में ले जाता है और उनके दिमाग में बने ट्यूमर को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। लगभग 5 मिनट में काम खत्म हो जाता है और फिर आकाश वसुधा जी के शरीर से सारे निडल को निकाल देता है। फिर उन्हें बैठने के लिए कहता है, तभी वसुधा जी को खून की उल्टी होती है, जिसे देखकर डॉक्टर मंजीत घबरा जाते हैं और आकाश से कहते हैं डॉक्टर आर वसुधा को क्या हुआ, उससे खून की उल्टी क्यों हुआ। जिस पर आकाश कहता है डॉक्टर शर्मा वसुधा आंटी अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। जिसे सुनकर डॉक्टर मंजीत बहुत खुश हो जाते हैं और वसुधा जी को गले लगा लेते हैं। जिसे देखकर आकाश कमरे से बाहर चला जाता है और सीधे उस कमरे की तरफ चला जाता है जहां पर माही, जिया और तन्वी था। आकाश उस कमरे के पास जाकर दरवाजे को खोलता है और सीधे अंदर चला जाता है। जब वो लोग दरवाजा खुलने की आवाज सुनते हैं तो वो दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि आकाश उनकी ही तरफ आ रहा है। माही आकाश को देखकर दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है वसुधा आंटी अभी कैसी है। जिस पर आकाश कहता है वसुधा आंटी अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। आकाश की बातों को सुनकर माही खुश हो जाती है और कहती है मुझे पता था कि तुम वसुधा आंटी को बिल्कुल ठीक कर दोगे, जैसे तुमने दादाजी को ठीक किया था। माही की बातों को सुनकर तन्वी हैरान हो जाती है और आकाश के पास जाकर कहती है तो तुम वही हो जिसने माही के दादाजी को ठीक किया था, पापा ने बताया था कि तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो। फिर तन्वी आकाश के हाथ को पकड़कर कहती है क्या तुमने सच में मम्मी के ब्रेन ट्यूमर को ठीक कर दिया है। जिस पर आकाश तन्वी को हो कहता है, जिसे सुनकर तन्वी आकाश को शुक्रिया कहती है और फिर दौड़कर वहां से चली जाती है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH43 सभी मरीजों का इलाज। सभी मरीजों का इलाज। आकाश की बातों को सुनकर माही खुश हो जाती है और कहती है मुझे पता था कि तुम वसुधा आंटी को बिल्कुल ठीक कर दोगे, जैसे तुमने दादाजी को ठीक किया था। माही की बातों को सुनकर तन्वी हैरान हो जाती है और आकाश के पास जाकर कहती है तो तुम वही हो जिसने माही के दादाजी को ठीक किया था, पापा ने बताया था कि तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो। फिर तन्वी आकाश के हाथ को पकड़कर कहती है क्या तुमने सच में मम्मी के ब्रेन ट्यूमर को ठीक कर दिया है। जिस पर आकाश तन्वी को हो कहता है, जिसे सुनकर तन्वी आकाश को शुक्रिया कहती है और फिर दौड़कर वहां से चली जाती है। अब आगे तन्वी को आकाश की बातों पर भरोसा इसलिए हो गया था क्योंकि डॉक्टर मंजीत ने तन्वी और वसुधा जी को आकाश के बारे में बताया था कि कैसे आकाश ने विक्रम जी को कुछ ही पल में ठीक कर दिया था, लेकिन उन्होंने आकाश का नाम और वो सुनील और गीता जी का बेटा है ये नहीं बताया था। तन्वी के जाने के बाद माही आकाश से कहती है आकाश तुम अब क्या करने वाले हो। जिस पर आकाश कहता है माही मैं अब मरीजों का इलाज करने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग कहीं घूमने चले जाओ, मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। जिसे सुनकर वो दोनों मान जाते हैं और फिर तीनों उस रूम से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पंकज और उसके दोनों भाई उनका ही इंतजार कर रहे हैं। फिर आकाश उन तीनों से कहता है तुम तीनों माही और जिया के साथ जाओ, मैं यहाँ मरीजों का इलाज करने वाला हूँ। आकाश की बातों को सुनकर तीनों जी बॉस कहते हैं और फिर माही और जिया वहां से जाने लगते हैं, जिनके पीछे सभी जाने लगते हैं। वही दूसरी ओर जब तन्वी उस रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि उनके मम्मी और पापा एक और रिपोर्ट को देख रहे थे और खुश थे। तभी तन्वी उनके पास जाती है और कहती है मम्मी पापा उस डॉक्टर ने बताया कि मम्मी पूरी तरह से ठीक हो गई है। जिस पर डॉक्टर मंजीत खुश होते हुए कहती है हो तन्वी तुम्हारी माँ का ब्रेन ट्यूमर पूरी तरह से ठीक हो गया है। जिसे सुनकर तन्वी खुश होते हुए अपने मम्मी पापा के गले लग जाती है। तभी दरवाजा खोलकर आकाश अंदर आता है और कहता है डॉक्टर शर्मा अब मुझे मरीजों का इलाज करना चालू कर देना चाहिए, इसलिए आप तन्वी को मेरे साथ भेज दीजिए। जिसे सुनकर तन्वी हैरान हो जाती है और फिर आकाश से कहती है डॉक्टर आर मेरा आपके साथ क्या काम है। तन्वी की बातों को सुनकर आकाश कहता है तन्वी लगता है कि तुम्हें तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं बताया, अब से तुम मेरी असिस्टेंट होगी और मेरी मदद करोगी। आकाश की बातों को सुनकर तन्वी डॉक्टर मंजीत की ओर देखती है, जिस पर डॉक्टर मंजीत अपना सिर हवा में हिलाते हैं। जिसे देखकर तन्वी आकाश से कहती है ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। तभी डॉक्टर मंजीत कहते हैं डॉक्टर आर मैं और वसुधा भी तुम्हारे साथ चलेंगे, जिससे तुम्हें को परेशानी ना हो।
जिसके बाद डॉक्टर मंजीत आकाश को सभी मरीजों के पास ले जाने लगते हैं और आकाश सभी को कुछ ही पल में ठीक कर देता है, लेकिन सभी मरीजों को उस पर कोई यकीन नहीं होता। लेकिन जब वो लोग अपना चेकअप दूसरे डॉक्टर से करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि वो ठीक हो गए हैं। आकाश को इलाज करते हुए लगभग दोपहर के 2 बज गए थे और फिर चारों डॉक्टर मंजीत के ऑफिस रूम में जाकर बैठ जाते हैं। तभी तन्वी कहती है, डॉक्टर आर, आपने तो सभी मरीजों को कुछ ही देर में ठीक कर दिया, जिनको सभी डॉक्टरों को ठीक करने में कुछ महीनों का समय लगता था। तभी दरवाजे को खोलकर जिया, माही और आकाश के नए बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। तन्वी जिया और माही को पहचान जाती है और भागकर उनके गले लग जाती है और कहती है, जिया और माही, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। जिसे सुनकर जिया और माही मुस्कुरा देते हैं, लेकिन उनके मास्क के कारण उनकी मुस्कुराहट को कोई भी नहीं देख पाता। तभी दोनों अपना मास्क निकालती है। तभी वसुधा जी कहती है, जिया और माही, तुम दोनों तो पहले भी आई थी ना, तो हमसे क्यों नहीं मिली? जिस पर माही कहती है, हम दोनों आकाश के साथ आए थे और कोई हमें आपसे उस वक्त मिलते हुए देख लेता तो वो सभी आकाश की असलियत के बारे में पता लगा सकता था। माही की बात को सुनकर तन्वी और वसुधा जी आकाश की तरफ देखने लगते हैं तो आकाश अपना मास्क निकालता है। जब तन्वी आकाश का चेहरा देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। उसे आकाश पहले ही पसंद आ गया था जब उसने उसकी माँ और सभी मरीजों का इलाज कुछ ही समय में कर दिया था, लेकिन अब आकाश का चेहरा देखकर तन्वी आकाश को और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। तभी वसुधा जी कहती है, तो तुम्हारा नाम आकाश है? वसुधा जी ने इतना ही कहा था तभी उनकी नजर पंकज और उसके दोनों भाई पर पड़ती है, जिसे देखकर वसुधा जी चौंकत बड़ी ही हुई कहती है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तीनों तो सुनील के बॉडीगार्ड हो। वसुधा जी ने इतना ही कहा था कि तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर। और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH-44 आकाश को मिला नया मिशन। माही की बात को सुनकर तन्वी और वसुधा जी आकाश की तरफ देखने लगते हैं तो आकाश अपना मास्क निकालता है। जब तन्वी आकाश का चेहरा देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। उसे आकाश पहले ही पसंद आ गया था जब उसने उसकी माँ और सभी मरीजों का इलाज कुछ ही समय में कर दिया था, लेकिन अब आकाश का चेहरा देखकर तन्वी आकाश को और भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। तभी वसुधा जी कहती है, तो तुम्हारा नाम आकाश है? वसुधा जी ने इतना ही कहा था तभी उनकी नजर पंकज और उसके दोनों भाई पर पड़ती है, जिसे देखकर वसुधा जी चौंकती हुई कहती है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तीनों तो सुनील के बॉडीगार्ड हो। वसुधा जी ने इतना ही कहा था कि अब आगे। तभी डॉक्टर मंजीत कहते हैं, वसुधा, ये दोनों आकाश के बॉडीगार्ड हैं। जिसे सुनकर वसुधा जी हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन मंजीत, ये तीनों तो सुनील के बॉडीगार्ड थे ना? जिस पर डॉक्टर मंजीत कहते हैं, वसुधा हो, ये दोनों सुनील के बॉडीगार्ड थे, लेकिन सुनील ने इन तीनों को आकाश का बॉडीगार्ड बना दिया है। डॉक्टर मंजीत की बातों को सुनकर वसुधा जी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, मंजीत, मुझे समझ नहीं आया कि अगर ये तीनों बॉडीगार्ड सुनील के हैं तो उसने आकाश को क्यों दे दिया? वसुधा जी के पूछने पर डॉक्टर मंजीत कहते हैं, वसुधा, सुनील अपने बॉडीगार्ड को अपने बेटे को नहीं देगा तो किसे देगा? आकाश सुनील और गीता का बेटा है। डॉक्टर मंजीत की बातों को सुनकर तन्वी और वसुधा जी आकाश की ही तरफ देखने लगते हैं। आकाश उन दोनों की नजरों को अपने ऊपर पाकर उन दोनों से कहता है, हो, मैं उन्हीं का बेटा हूं और मेरा नाम आकाश सिंह है। आकाश की बातों को सुनकर वसुधा जी कहती है, गीता ने मुझे बताया था कि उसका बेटा मिल गया है, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम ही गीता और सुनील के बेटे होगे। हम लोग आज तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहे थे, लेकिन तुम तो यही हमको मिल गए। जिस पर आकाश कहता है, आंटी, मेरे मॉम डैड को पता नहीं है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए आप उन्हें मत बताना, मैं उन्हें बाद में कभी बता दूंगा। जिसे सुनकर वसुधा जी कहती है, ठीक है आकाश, मैं गीता और सवाल को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम उन्हें जल्द ही बता देना। जिस पर आकाश हो कहता है। तभी आकाश के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, डिंग, एक नया मिशन मिला है। मिशन, तन्वी को अब से मेडिकल स्किल सीखने के लिए मनाए। इनाम, आपका 2 लेवल तुरंत बढ़ जाएगा। पेनल्टी, आपका 2 लेवल कम हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आकाश तन्वी की तरफ देखता है और कहता है, तन्वी, क्या तुम मुझसे मेरा मेडिकल स्किल सिखोगी? आकाश की बातों को सुनकर तन्वी तुरंत हो कह देती है, क्योंकि वो अब आकाश को पसंद करने लगी थी और उसने आकाश की मेडिकल स्किल देखी थी। आकाश को कोई भी मेडिकल स्किल में टक्कर नहीं दे सकता था। जब आकाश ने तन्वी को अपना मेडिकल स्किल सीखने के लिए तन्वी को पूछा तो डॉक्टर मंजीत और वसुधा जी खुश हो गए, क्योंकि वो जान गए थे कि अब उनकी बेटी दुनिया के बेस्ट डॉक्टरों में से एक बन जाएगी। जब तन्वी ने आकाश से मेडिकल स्किल सीखने के लिए हो कहा तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आई, डिंग, आपने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए सिस्टम आपको इनाम दे रहा है। डिंग, आपका लेवल अब बढ़ रहा है। फाउंडेशन स्टेबलिस्ट के 7वां लेवल, फाउंडेशन स्टेबलिस्ट के 8वां लेवल। डिंग, अब आप फाउंडेशन स्टेबलिस्ट के 8वां लेवल में पहुंच गए हैं। तभी वसुधा जी कहती है, आकाश, तुम अभी क्या कर रहे हो? जिस पर आकाश कहता है, आंटी, मैं अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। जिसे सुनकर तन्वी हैरान हो जाती है और कहती है, आकाश, तुम अभी सिर्फ स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारी मेडिकल स्किल तो बड़े बड़े डॉक्टरों से भी अच्छी है। जिस पर आकाश सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर आकाश डॉक्टर मंजीत और वसुधा जी की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल आंटी, अब मैं चलता हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। तभी तन्वी कहती है, आकाश, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं बहुत दिनों बाद माही और जिया से मिली हूँ, इसलिए मैं कुछ वक्त उनके साथ रहना चाहती हूँ। जिस पर आकाश मान जाता है और फिर सभी बाहर चले जाते हैं। जब तन्वी आकाश की कार को देखती है तो कहती है, ये कार तो बहुत सुंदर है। जिया, ये कार तुम्हारी है क्या? तन्वी के पूछने पर माही कहती है, तन्वी, ये कार जिया की नहीं है, बल्कि ये कार तो आकाश की है। जिसे सुनकर तन्वी आकाश से कहती है, आकाश, ये कार तुमको क्या अंकल आंटी ने दी है?
तन्वी की बात सुनकर आकाश कुछ जवाब दे पाता उससे पहले जिया करती है, तन्वी ये कार आकाश को अंकल आंटी ने नहीं दी है, बल्कि ये कार तो आकाश ने खुद ली है। जिया के कहने पर तन्वी को समझ आ जाता है कि वो कार आकाश की है और वैसे भी आकाश बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो पैसे आराम से कमा सकता था। जिसके बाद सभी कार में बैठकर एक होटल की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर कार पार्क कर देते हैं और अंदर की ओर चले जाते हैं और एक खाली टेबल में बैठ जाते हैं और अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH45 आकाश ने की संजय की पिटाई। तन्वी के पूछने पर माही कहती है तन्वी ये कार जिया की नहीं है, बल्कि ये कार तो आकाश की है, जिसे सुनकर तन्वी आकाश से कहती है आकाश ये कार तुमको क्या अंकल आंटी ने दी है। तन्वी की बात सुनकर आकाश कुछ जवाब दे पाता उससे पहले जिया करती है तन्वी ये कार आकाश को अंकल आंटी ने नहीं दी है, बल्कि ये कार तो आकाश ने खुद ली है। जिया के कहने पर तन्वी को समझ आ जाता है कि वो कार आकाश की है और वैसे भी आकाश बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो पैसे आराम से कमा सकता था। जिसके बाद सभी कार में बैठकर एक होटल की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर कार पार्क कर देते हैं और अंदर की ओर चले जाते हैं और एक खाली टेबल में बैठ जाते हैं और अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। अब आगे कुछ देर में सभी का ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है और फिर सभी खाना खाने लगते हैं। वहीं एक टेबल में एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे और वो दोनों आकाश की टेबल की तरफ ही देख रहे थे। तभी वह लड़की कहती है संजय तुम उससे मेरा बदला लो ना। जिस पर वह लड़का कहता है लैला तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की से तुम्हारी बेइज्जती का बदला लूंगा। कुछ समय में सभी अपना खाना खा लेते हैं और फिर वहां से बाहर जाने के लिए ही थे कि तभी जिया के सामने कोई आ जाता है, जिससे जिया टकरा जाता है और फिर जिया गिरने ही वाली थी कि तभी आकाश उसे पकड़ लेता है और फिर जिया ठीक से खड़ी हो जाती है। और फिर जिया उस लड़के से कहती है तुम अंधे हो क्या, मेरे सामने आ गए, जिससे मैं गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी वो लड़का जिया को कुछ बोलता है जिसे सुनकर जिया को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। जब उस लड़के को थप्पड़ पड़ती है तो वो लड़का बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम दो कोड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की, आज मैं तुझे अपने बिस्तर में नहीं ले गया तो मेरा नाम संजय चौधरी नहीं। इतना कहकर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वही था जिससे वो लड़की जिया से बदला लेने के लिए कह रही थी। तभी उन सभी के सामने 10 पहलवान जैसे हटे कट्टे लोग आ जाते हैं। उन सभी को देखकर पंकज, समीर और सत्यम आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आकाश उन्हें रोक देता है और कहता है तुम तीनों रुको, मैं इन सभी को सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर आकाश आगे बढ़ता है और उन सभी को कुछ ही देर में जमीन में ढेर कर देता है और फिर उस लड़के को अच्छे से पिट देता है, जिससे वो लड़का अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा था। तभी एक लड़की भागकर आती है और उस लड़के को उठाती हुए कहती है संजय तुम ठीक तो हो ना। ये लड़की और कोई नहीं लैला थी जिसने संजय को जिया से बदला लेने के लिए कहा था। उस लड़की को देखकर जिया कहती है लैला तो ये तुम हो, लगता है तुमने ही स्कूल का बदला लेने के लिए इस लड़के को भेजा है। तभी तन्वी जिया से पूछती है जिया ये लड़की कौन है, जिस पर जिया कहती है ये लड़की लैला है जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी, इसने मेरे बारे में झूठे अफवाहें फैलाई थी, इसलिए मैंने इसकी पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती कर दी थी। लगता है ये उसी का बदला लेने के लिए इस लड़के को भेजा था। जिया ने इतना ही कहा था कि बाहर से पुलिस आते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो उस होटल का मैनेजर उनके पास जाता है और कहता है मैंने ही आपको बुलाया है, वो लड़का मेरे होटल में आकर लड़ाई कर रहा है। इतना कहकर वो आकाश की तरफ इशारा करता है। तभी आकाश की तरफ एक पुलिस वाली आती है। वो पुलिस वाली बहुत ही खूबसूरत थी। वो आकाश के पास आकर कहती है लड़के लगता है कि तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है, इसलिए ही तू यहाँ पर लड़ाई कर रहा है और इन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। तभी आकाश उस पुलिस वाली के बैच पर नाम पढ़ता है और कहती है CP वेदिका मेहता, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। इस लड़के ने मेरे फ्रेंड के साथ बदतमीजी कर रहा था और अपने बॉडीगार्ड्स को हमें पिटवाने के लिए बुलाया था। मैं तो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था। तभी जिया, माही और तन्वी भी CP वेदिका मेहता से कहती है आकाश की इसमें कोई गलती नहीं है, इन लोगों ने ही पहले लड़ाई शुरू की थी। तभी होटल का मैनेजर आता है और कहता है नहीं मैम, इस लड़के ने ही पहले मिस्टर संजय चौधरी से लड़ाई शुरू की थी और जब उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें बचाने आए थे तो उसने उन्हें भी पिट दिया। वो मैनेजर आकाश को इसलिए फंसा रहा था क्योंकि संजय चौधरी खानदान के लीडर का सबसे बड़ा पोता था और ये होटल चौधरी खानदान के अंदर आती है। उस मैनेजर की बात को सुनकर CP वेदिका दूसरे लोगों की तरफ देखती है तो सभी आकाश पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि उसने ही संजय को पहले पिटा था। उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनमें से बहुत से लोग बिजनेसमैन थे और उन्हें डर था कि चौधरी खानदान उनके कंपनी को बंद न करा दे। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH46 आकाश पुलिस स्टेशन में, आपने अभी तक पढ़ा। तभी होटल का मैनेजर आता है और कहता है नहीं मैम, इस लड़के ने ही पहले मिस्टर संजय चौधरी से लड़ाई शुरू की थी और जब उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें बचाने आए थे तो उसने उन्हें भी पिट दिया। वो मैनेजर आकाश को इसलिए फंसा रहा था क्योंकि संजय चौधरी खानदान के लीडर का सबसे बड़ा पोता था और ये होटल चौधरी खानदान के अंदर आती है। उस मैनेजर की बात को सुनकर CP वेदिका दूसरे लोगों की तरफ देखती है तो सभी आकाश पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि उसने ही संजय को पहले पिटा था। उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनमें से बहुत से लोग बिजनेसमैन थे और उन्हें डर था कि चौधरी खानदान उनके कंपनी को बंद न करा दे। अब आगे उन सभी की बात सुनकर
सी पी वेदिका आकाश के हाथ में हथकड़ी लगा देती है और फिर आकाश को ले जाने लगती है। जब ए सी पी वेदिका आकाश को लेकर बाहर चली जाती है तभी संजय हंसते हुए कहता है, तुम लोग देखना, मैं तुम्हारे दोस्त को जेल से बाहर आने नहीं दूंगा, वो तो जेल में ही सड़ेगा। तभी वो मैनेजर संजय की चापलूसी करते हुए कहता है, आपने सही कहा संजय सर, उस लड़के को तो जेल में ही सड़ना चाहिए। उस मैनेजर की बात सुनकर संजय कहता है, नहीं मैनेजर, अब मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं उसे पुलिस स्टेशन में इतना टॉर्चर करवाऊंगा कि वो मुझसे अपने जान की भीख मांगेगा। संजय की बात को सुनकर जिया और माही हंसने लगते हैं और कहते हैं, संजय तू ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा, अगर हिम्मत है तो आकाश को टॉर्चर करवा के दिखा। इतना कहकर वो पांचों वहां से निकल जाते हैं। फिर बाहर आके जिया सुनील जी को फोन करती है। कुछ ही रिंग में सुनील जी फोन उठा लेते हैं। तभी जिया कहती है, अंकल आकाश को पुलिस ले गए हैं। जिसे सुनकर सुनील जी जिया से पूछते हैं, जिया पुलिस आकाश को क्यों ले गए हैं? जिस पर जिया वहां जो कुछ भी हुआ वो सब आकाश को बता देती है। जिसे सुनकर सुनील जी कहते हैं, जिया तुम लोग पुलिस स्टेशन जाओ, मैं तब तक आकाश को छुड़वा देता हूँ। इतना कहकर सुनील जी फोन काट देते हैं। तभी माही जिया से पूछती है, जिया अंकल ने क्या कहा? जिस पर जिया कहती है, माही अंकल ने हमें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा है, तब तक अंकल आकाश को छुड़वा लेंगे। वही दूसरी तरफ ए सी पी वेदिका आकाश को पुलिस स्टेशन में ले जाकर लॉकअप में डाल देती है और फिर एक हवलदार से कहती है, पाड़े हमें राउंड में वापस चलना चाहिए, इस लड़के के कारण हम राउंड पूरा नहीं कर पाए थे। इतना कहकर ए सी पी वेदिका वहां से जिप में बैठकर चली जाती है। तभी एक इंस्पेक्टर वहां के हवलदार को बोलता है, इस लड़के को इंट्रोगेशन रूम में ले चलो। उस पर इंस्पेक्टर की बात को मानकर हवलदार आकाश को इंट्रोगेशन रूम में ले जाता है। तभी वो इंस्पेक्टर आकाश के पास जाता है, उससे कहता है, लड़के तूने संजय चौधरी से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब तू लॉकअप के अंदर है और उसने मुझे तुझे पिटने के लिए कहा है। लेकिन ये मेरे लिए तो अच्छा ही है, मुझे तुझे पिटने के लिए संजय चौधरी बहुत पैसे देगा। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर आकाश को पिटने के लिए एक डंडा उठाकर आकाश को मारने के लिए बढ़ता ही है कि तभी आकाश उस इंस्पेक्टर के हाथ के डंडे को पकड़ लेता है। वही दूसरी ओर ए सी पी वेदिका राउंड में गई थी। तभी उसके फोन में कॉल आता है और फिर वेदिका फोन उठाती है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, सी पी वेदिका तुमने क्या अभी किसी लड़के को अरेस्ट किया है? जिस पर ए सी पी वेदिका कहती है, हो कमीशन सर, मैंने एक लड़के को अरेस्ट किया है, पर क्या हुआ? वेदिका की बातों को सुनकर कमीशन सर कहते हैं, सी पी वेदिका तुम नहीं जानती हो कि तुमने किसे अरेस्ट किया है? वो सुनील सिंह का बेटा है और उसे छुड़ाने के लिए मुझे सी एम सर ने खुद फोन किया था। जिसे सुनकर ए सी पी वेदिका कहती है, पापा ये अमीर परिवारों के बच्चे मारपीट करते हैं और जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो मिनिस्टर से कहकर छूट जाते हैं। नोट, कमीशन सर ए सी पी वेदिका के पापा है। तभी कमीशन सर कहते हैं, वेदिका तुमने ठीक कहा, लेकिन क्या करें, हमें उनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। अब तुम उस लड़के को जल्दी से छोड़ दो। जिसके बाद कमीशन सर फोन काट देते हैं। फिर ए सी पी वेदिका ड्राइवर से कहती है, तुम जीप को पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ दो और फिर ए सी पी वेदिका कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सीधे उस लॉकअप की ओर जाती है जिसमें उसने आकाश को रखा था। लेकिन वेदिका जब लॉकअप के पास पहुंचती है तो उसे आकाश नहीं दिखता। तो वेदिका एक हवलदार से पूछती है, इस लॉकअप में जो लड़का था वो कहां गया? जिस पर वो हवलदार डरते हुए कहता है, मैडम वो इंस्पेक्टर सर उस इंट्रोगेशन रूम में ले गए हैं। जिसे सुनकर ए सी पी वेदिका तुरंत इंट्रोगेशन रूम की ओर जाती है और वहां पहुंचकर सीधा दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि इंस्पेक्टर आकाश के ऊपर बंदूक ताने हुए खड़ा था। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर। और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH-47 आकाश के ऊपर बंदूक से हमला आपने अभी तक पढ़ा। फिर ACP वेदिका ड्राइवर से कहती है, तुम जीप को पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ दो और फिर ACP वेदिका कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सीधे उस लॉकअप की ओर जाती है जिसमें उसने आकाश को रखा था। लेकिन वेदिका जब लॉकअप के पास पहुंचती है तो उसे आकाश नहीं दिखता। तो वेदिका एक हवलदार से पूछती है, इस लॉकअप में जो लड़का था वो कहां गया? जिस पर वो हवलदार डरते हुए कहता है, मैडम वो इंस्पेक्टर सर उस इंट्रोगेशन रूम में ले गए हैं। जिसे सुनकर सी पी वेदिका तुरंत इंट्रोगेशन रूम की ओर जाती है और वहां पहुंचकर सीधा दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि इंस्पेक्टर आकाश के ऊपर बंदूक ताने हुए खड़ा था। अब आगे उस इंस्पेक्टर को आकाश के ऊपर बंदूक ताने हुए देखकर सी पी वेदिका उस इंस्पेक्टर को बंदूक नीचे रखने के लिए बोलने ही वाली थी कि तभी वो इंस्पेक्टर आकाश के ऊपर बंदूक चला देता है। तभी सी पी वेदिका देखती है कि आकाश ने बंदूक की गोली को अपने 2 उंगलियों में पकड़ लिया है। जिसे देखकर सी पी वेदिका हैरान हो जाती है। उधर आकाश अपनी 2 उंगलियों में बंदूक की गोली को पकड़कर उस इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर तूने संजय चौधरी की बातों को मानकर सबसे बड़ी गलती की है और मुझे मारने की भी कोशिश की है। मुझे लगता है कि तू ऐसे ही बहुत से लोगों के साथ कर चुका होगा, अब तुझे इसकी सजा मिलेगा। इतना कहकर आकाश उस बंदूक की गोली को सीधे उस इंस्पेक्टर की तरफ फेंकता है जो सीधे उस इंस्पेक्टर के पैर को छेद कर बाहर निकल जाता है। जब बंदूक की उस इंस्पेक्टर के पैर को छेद कर बाहर निकल जाता है तो वो इंस्पेक्टर जमीन में गिर जाता है और अपने पैर को पकड़कर दर्द से कराहने लगता है। इधर सी पी वेदिका आकाश के इस कारनामे को देखकर हैरान अपनी जगह पर चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ी थी। तभी आकाश सी
पी वेदिका की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम इंस्पेक्टर को यहाँ से ले जाओ वरना ये ऐसे ही दर्द में तड़पता रहेगा। आकाश की बातों को सुनकर सी पी वेदिका होश में आती है और उस इंस्पेक्टर को बिल्कुल इग्नोर करते हुए उसके बगल से निकल जाती है और सीधे आकाश के पास जाती है और उससे कहती है यहाँ क्या हुआ था जो इंस्पेक्टर ने तुम पर गोली चलाई और तुमने उस बंदूक की गोली को अपने 2 उंगलियों से कैसे रोक लिया था। कुछ वक्त पहले जब वो इंस्पेक्टर आकाश को मारने के लिए बढ़ता है तो आकाश उस इंस्पेक्टर के हाथ के डंडे को पकड़ लेता है और उससे छीन लेता है जिससे वो इंस्पेक्टर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और आकाश को अपने मुंह से मारने की कोशिश करता है लेकिन आकाश उसके हाथ को पकड़ लेता है और उस इंस्पेक्टर के हाथ को मोड़ देता है जिससे वो इंस्पेक्टर दर्द से कराहने लगता है और अपने दूसरे हाथ से आकाश को मारने की कोशिश करता है लेकिन आकाश उस इंस्पेक्टर के दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है और मोड़ देता है और फिर उस इंस्पेक्टर को एक लात मारता जिससे वो दूर जाकर दीवार से टकराता है। आकाश अपनी बहुत ही कम ताकत का उपयोग कर रहा था जिससे वो इंस्पेक्टर मरे नहीं वरना आकाश के एक ही मुक्के में उस इंस्पेक्टर के शरीर का चिथड़ा उड़ जाता। आकाश का उसे लात मारने पर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बंदूक निकलकर आकाश से कहता है तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया अब तू बचेगा नहीं। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर बंदूक चलाने ही वाला था तभी सी पी वेदिका दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है तभी वो इंस्पेक्टर बंदूक चला देता है। फ्लैशबैक खत्म। आकाश सी पी वेदिका को कुछ नहीं बताता और फिर सीधे जाकर कुर्सी में बैठ जाता है। सी पी वेदिका को आकाश का यू से इग्नोर करके कुर्सी में जाकर बैठना अच्छा नहीं लगता है और फिर सी पी वेदिका आकाश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर आकाश से कहती है मैंने तुमसे कुछ पूछा है उसका मुझे जवाब दो। लेकिन आकाश सी पी वेदिका को कोई जवाब नहीं देता और उससे कहता है मिस वेदिका मेहता मुझे लगता है कि अब तक मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें फोन आ गया है इसलिए ही तुम यहाँ पर आए हो वरना तुम इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आती और रही तुम्हारे सवाल की बात तो मैं ऐसे लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता जो किसी को बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के सिर्फ लोगों के कहने पर जेल में डाल देती है। आकाश इतना कहकर मुस्कुरा देता है जिस पर सी पी वेदिका चिढ़ जाती है और फिर आकाश को गुस्से में कहती है तुमने देखा था ना कि मैंने अपने एक हवलदार को सी टीवी कैमरे की फुटेज मेरे पास लाने के लिए कहा था लेकिन उस होटल के सी टीवी कैमरे सुबह से खराब हो गए थे इसलिए उस वक्त मैंने लोगों की गवाही को सुनकर ही तुम को अरेस्ट किया था। सी पी वेदिका की बातों को सुनकर आकाश हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग चौधरी परिवार के खिलाफ जाकर मेरे लिए गवाही देते। तभी सी पी वेदिका कहती है तुम भी तो सिंह परिवार से आते हो न तो लोगों ने तुम्हारे लिए गवाही क्यों नहीं दी। तभी सी पी वेदिका को कुछ याद आता है और वो कहती है 1 मिनट रुको मिस्टर सुनील सिंह का बेटा तो बहुत पहले ही मर चुका था न तो तुम उनके बेटे कैसे बने। जिस पर आकाश कहता है मैं सुनील सिंह का असली बेटा हूं और मैं मरा नहीं था बस घूम गया था उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले ही ढूंढा है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर और साथ ही इस नोवेल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। C-48 पुलिस स्टेशन में आए मिलिट्री के लोग आपने अभी तक पढ़ा। सी पी वेदिका की बातों को सुनकर आकाश हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग चौधरी परिवार के खिलाफ जाकर मेरे लिए गवाही देते। तभी सी पी वेदिका कहती है तुम भी तो सिंह परिवार से आते हो न तो लोगों ने तुम्हारे लिए गवाही क्यों नहीं दी। तभी सी पी वेदिका को कुछ याद आता है और वो कहती है 1 मिनट रुको मिस्टर सुनील सिंह का बेटा तो बहुत पहले ही मर चुका था न तो तुम उनके बेटे कैसे बने। जिस पर आकाश कहता है मैं सुनील सिंह का असली बेटा हूं और मैं मरा नहीं था बस घूम गया था उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले ही ढूंढा है। अब आगे आकाश की बातों को सुनकर सी पी वेदिका आकाश से कहती है अभी तुम्हें कुछ दिन हुए नहीं है कि तुम लोगों से मारपीट कर रहे हो और पकड़े जाने पर सीधा सी एम को कहकर छुट रहे हो। सी पी वेदिका की बातों को सुनकर आकाश उससे कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है तुम मुझे जल्दी से छोड़ो। आकाश के इतना कहने पर सी पी वेदिका गुस्से में आ जाती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो तुमने इंस्पेक्टर के पैर पर गोली मारी है अब तुम हिस्सू एम तक नहीं बचा सकते हैं। जिस पर आकाश मुस्कुरा है और फिर सी पी वेदिका के आंखों में आंखें डालकर बोलता है मिस वेदिका मेहता जैसे तुम्हें होटल में सी टीवी कैमरा की फुटेज नहीं मिला था वैसे ही यहाँ पर भी सी टीवी कैमरा की फुटेज नहीं मिलेगी क्योंकि इस गधे इंस्पेक्टर ने पहले ही सी टीवी कैमरे को बंद कर दिया है जिसके कारण तुम्हें कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। और रही तुम्हारी और इंस्पेक्टर की बात तो तुम कैसे बताओगे कि मैंने कैसे 2 उंगलियों में बंदूक की गोली को रोका और अपने हाथों से गोली को इतनी जोर से फेंका कि गोली इंस्पेक्टर के पैर को छेद कर बाहर निकल गई। अगर तुमने ये बात कोर्ट में बताओगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे इसलिए तुम मुझे अभी तुरंत छोड़ दो। इतना कहकर आकाश मुस्कुराने लगता है जिसे देखकर सी पी वेदिका चिढ़ जाती है और फिर गुस्से से कहती है मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ अगर तुम अगली बार ऐसे ही पकड़ा गए तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर सी पी वेदिका इंट्रोगेशन रूम से बाहर निकल जाती है और आकाश भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल जाता है।
आकाश बाहर आता है तो वो देखता है कि जिया, माही, तन्वी और उसके तीनों बॉडीगार्ड उसका इंतजार कर रहे थे। आकाश उन्हें देखकर उनके पास चला जाता है। जब वो सभी आकाश को देखते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। तभी आकाश उन सभी से कहता है, चलो हम सब घर चलते हैं। आकाश ने इतना ही कहा था तभी सभी को बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है और उसके बाद कुछ आर्मी के लोग अंदर आते हैं। उन सभी के आगे एक लड़की आ रही थी जो बिल्कुल ए.सी.पी. वेदिका की तरह दिख रही थी। वो सीधे सी.पी. वेदिका के पास जाती है। तभी ए.सी.पी. वेदिका उस लड़की से कहती है, दीदी आज आप पुलिस स्टेशन में क्यों आई है? जिस पर वो लड़की कहती है, वेदिका मैं किसी को छुड़ाने आई हूँ जिसे तुमने कुछ घंटे पहले अरेस्ट किया है, उसका नाम आकाश सिंह है। अपनी बड़ी बहन की बात को सुनकर ए.सी.पी. वेदिका समझ नहीं पाती है कि उसकी बड़ी बहन उस लड़के को क्यों छुड़ाने आई है जो एक गुंडा है। लेकिन ए.सी.पी. वेदिका कुछ सोचकर अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी क्या आकाश सिंह को क्यों छुड़ाने आई है? कहीं वो आपका बॉयफ्रेंड तो नहीं है? ए.सी.पी. वेदिका की बात को सुनकर उसकी बड़ी बहन थोड़ा खांसती है और फिर ए.सी.पी. वेदिका से कहती है, वो मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद ए.सी.पी. वेदिका अपनी बड़ी बहन से फिर से पूछती है, अगर आकाश सिंह आपका बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप उसे इतना इज्जत क्यों दे रही है? जिस पर ए.सी.पी. वेदिका की बड़ी बहन कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि दो हवलदार एक स्पेक्टर को अपना कंधा देकर ला रहे हैं। उस स्पेक्टर को देखकर ए.सी.पी. वेदिका की बड़ी बहन उससे पूछती है, वेदिका ये स्पेक्टर को क्या हुआ? जिसे सी.पी. वेदिका अपनी बड़ी बहन को कहती है, दीदी इस स्पेक्टर की ये हालत आपके बॉयफ्रेंड ने की है। जिसे सुनकर ए.सी.पी. वेदिका की बड़ी बहन गुस्सा होते हुए उससे कहती है, वेदिका मैंने बताया है ना कि आकाश सिंह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मुझसे कितने साल के बड़े होंगे और तुम उन्हें मेरा बॉयफ्रेंड कह रही हो। ए.सी.पी. वेदिका अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर ये समझ जाती है कि आकाश सिंह को उसकी बड़ी बहन ने कभी नहीं देखा है। फिर वो मन में सोचती है कि अगर उसकी बड़ी बहन आकाश सिंह को नहीं जानती है तो वो आकाश सिंह को छुड़ाने के लिए वहां क्यों आई है। फिर वो अपनी बड़ी बहन से पूछती है, दीदी यदि आप आकाश सिंह को नहीं जानती है तो आप उसे छुड़ाने क्यों आई है? तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH-49 लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेहता आपने अभी तक पढ़ा। जिसे सुनकर ए.सी.पी. वेदिका की बड़ी बहन गुस्सा होते हुए उससे कहती है, वेदिका मैंने बताया है ना कि आकाश सिंह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मुझसे कितने साल के बड़े होंगे और तुम उन्हें मेरा बॉयफ्रेंड कह रही हो। ए.सी.पी. वेदिका अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर ये समझ जाती है कि आकाश सिंह को उसकी बड़ी बहन ने कभी नहीं देखा है। फिर वो मन में सोचती है कि अगर उसकी बड़ी बहन आकाश सिंह को नहीं जानती है तो वो आकाश सिंह को छुड़ाने के लिए वहां क्यों आई है। फिर वो अपनी बड़ी बहन से पूछती है, दीदी यदि आप आकाश सिंह को नहीं जानती है तो आप उसे छुड़ाने क्यों आई है। अब आगे ए.सी.पी. वेदिका की पूछने पर उसकी बड़ी बहन उससे कहती है, वेदिका मुझे लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा ने मिस्टर आकाश सिंह की सुरक्षा के लिए भेजा था। नोट दोस्तों, मैंने 10वें एपिसोड में वैभव शर्मा को लेफ्टिनेंट कर्नल कह दिया था, लेकिन वो लेफ्टिनेंट जनरल है। कहानी में आगे। लेकिन जब मैं मुंबई पहुंची तो मुझे पता चला कि तुमने मिस्टर आकाश को अरेस्ट कर लिया है, तो मैं तुरंत यहां आ गई। अपनी दीदी की बात सुनकर ए.सी.पी. वेदिका आकाश की तरफ देखती है जो कि अपने दोस्तों से ही बातें कर रहा था। वो उन दोनों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जिसके बाद ए.सी.पी. वेदिका अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी आप आकाश सिंह को पहचानेगी कैसे? आपने तो कभी भी आकाश सिंह को देख नहीं है। जिस पर ए.सी.पी. वेदिका की बड़ी बहन उससे पूछती है, वेदिका तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने मिस्टर आकाश सिंह को नहीं देखा है, तो आप उसे कैसे पहचानती? जिस पर ए.सी.पी. वेदिका कहती है, दीदी आप मुझे ये बताइए कि आप आकाश सिंह को कैसे पहचानती? जिस पर ए.सी.पी. वेदिका की बड़ी बहन उससे कहती है, लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा ने कहा था कि वो मेरे फोन में मिस्टर आकाश सिंह का फोटो भेज देंगे जिससे मैं उनको पहचान जाऊंगी। ए.सी.पी. वेदिका की बड़ी बहन ने इतना ही कहा था कि तभी उसका फोन बजता, जिसे सुनकर वो ए.सी.पी. वेदिका से कहती है, वेदिका मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल ने मुझे मिस्टर आकाश सिंह का फोटो भेज दिया है। इतना कहकर ए.सी.पी. वेदिका की बड़ी बहन फोन को निकालती है और जब वो फोन को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अपनी बड़ी बहन को ऐसे देखकर ए.सी.पी. वेदिका उससे कहती है, दीदी अब आपको पता चल गया न कि मुझे कैसे पता चला कि आपने आकाश सिंह को कभी नहीं देखा है। ए.सी.पी. वेदिका की बात को सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है, वेदिका मुझे लगता है कि मैंने आकाश सिंह को पहले कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। जिसे सुनकर ए.सी.पी. वेदिका कहती है, दीदी आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने आकाश सिंह को उस वक्त देखा था जब आप अंदर आ रही थी। इतना कहकर ए.सी.पी. वेदिका आकाश की तरफ इशारा करती है और कहती है, वो रहा आकाश सिंह। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उसकी सुरक्षा करने के लिए क्यों भेजा गया है। लेकिन ए.सी.पी. वेदिका की बड़ी बहन उसकी बात को नहीं सुनती है और सीधे आकाश के पास चली जाती है।
जब सभी को एहसास होता है कि कोई उनके पास आ रहा है तो वो सभी उस तरफ देखते हैं। तभी सी पी वेदिका की बड़ी बहन आकाश के पास आती है और फिर आकाश को वो सल्यूट करती है तो आकाश भी उसे सल्यूट करता है। इधर ए सी पी वेदिका अपनी बड़ी बहन को आकाश को सल्यूट करते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि उसकी बड़ी बहन आकाश को क्या सल्यूट कर रही है, वो तो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। तभी ए सी पी वेदिका की बड़ी बहन आकाश से कहती है, ब्रिगेडियर आकाश सर, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा मेहता हूं, मुझे लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा ने आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। अपनी बड़ी बहन की बात को सुनकर ए सी पी वेदिका सोचती है कि आकाश तो लगभग 18-19 साल का होगा तो वो आर्मी में ब्रिगेडियर कैसे बन गया। लेकिन तभी आकाश नेहा मेहता से कहता है, नेहा तुम लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा को कह देना कि मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर नेहा कहती है, आकाश सर, आपने कुछ दिन पहले एरोप्लेन के हाईजैकर को पकड़वाया था तो आपको उनमें से किसी ने देख लिया होगा तो आपके जान को खतरा होगा, इसलिए हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। नेहा की बात को सुनकर वहां के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, अच्छा तो यही वो है जिसने कुछ ही पल में उन सभी हाईजैकर को इतना पिटा था कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी आकाश नेहा को कहता है, नेहा ठीक है, मैं लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा को फोन करके कह देता हूं कि मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर आकाश अपने जेब से अपना फोन निकालता है और फिर सीधा लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा को फोन कर देता है। कुछ रिंग के बाद दूसरे तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा फोन उठा लेते हैं। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH50 आकाश पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। आपने अभी तक पढ़ा, आकाश सर, आपने कुछ दिन पहले एरोप्लेन के हाईजैकर को पकड़वाया था तो आपको उनमें से किसी ने देख लिया होगा तो आपके जान को खतरा होगा, इसलिए हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। नेहा की बात को सुनकर वहां के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, अच्छा तो यही वो है जिसने कुछ ही पल में उन सभी हाईजैकर को इतना पिटा था कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी आकाश नेहा को कहता है, नेहा ठीक है, मैं लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा को फोन करके कह देता हूं कि मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर आकाश अपने जेब से अपना फोन निकालता है और फिर सीधा लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा को फोन कर देता है। कुछ रिंग के बाद दूसरे तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा फोन उठा लेते हैं। अब आगे, जब लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा फोन उठा लेते हैं तो आकाश उनसे कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल सर, मुझे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप इन सभी को वापस बुला लीजिए। जिस पर दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल वैभव जी कहते हैं, आकाश मैं उन्हें नहीं बुला सकता क्योंकि तुम मिलिट्री के लिए जरूरी हो, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेजा है। तुम 5-10 लोगों से आराम से लड़ सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे सामने बहुत से लोग होंगे तो तुम उनसे कैसे लड़ोगे। जिस पर आकाश लेफ्टिनेंट जनरल वैभव जी से कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल सर, मुझे सुरक्षा की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरे पास मेरे बॉडीगार्ड है, इसलिए आप इन सब को वापस बुला लीजिए। जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा मान जाते हैं, जिसके बाद आकाश फोन काट देता है और फिर नेहा की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने लेफ्टिनेंट जनरल से कह दिया है, इसलिए तुम लोग वापस चले जाना। जिसके बाद आकाश जिया, माही, तन्वी और अपने बॉडीगार्ड्स को चलने के लिए कहता है और फिर वहां से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे वो सभी भी बाहर निकल जाते हैं। जब पंकज बाहर निकलता है तो वो आकाश से कहता है, बॉस आपने हमें उन लोगों से लड़ने क्यों नहीं दिया, अगर हम उन लोगों से लड़ते तो आपको पुलिस अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन नहीं ले जाती। जिस पर आकाश कहता है, तुम लोग मेरे पीछे चलो, मैं वही तुमको इस सवाल का जवाब दूंगा। जिसके बाद आकाश अपने कार में बैठ जाता है और फिर आकाश के पीछे जिया, माही और तन्वी बैठ जाती है और फिर आकाश कार को चालू करके वहां से चला जाता है। आकाश के पीछे पंकज और उनके सभी बॉडीगार्ड भी कार चालू करके चले जाते हैं। वही पुलिस स्टेशन के अंदर नेहा के फोन में कॉल आती है और जब नेहा मेहता फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा उससे कुछ कहते हैं और फिर फोन काट देते हैं। तभी ए सी पी वेदिका मेहता लेफ्टिनेंट कर्नल नेहा से कहती है, नेहा दी, ये आकाश सिंह कौन है और वो आर्मी में ब्रिगेडियर कैसे बना। जिस पर नेहा कहती है वेदिका, मिस्टर आकाश सिंह को लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा ने तब देखा था जब उन्होंने पलक झपकाते ही एरोप्लेन हाईजैक करने वाले लोगों को पलक झपकते ही मारकर उनकी हड्डी तक को तोड़ दिया और तुरंत अपने जगह पर वापस आ गए थे। मिस्टर आकाश इतने तेज थे जिससे लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा भी मिस्टर आकाश को नहीं देख पाए, जिससे उन्हें पता चला कि मिस्टर आकाश सिंह एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है। फिर उन्होंने मिस्टर आकाश से बात की और उन्हें कोबरा कमांडो का इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कहा और उन्हें ब्रिगेडियर बनाने की बात की, जिस पर मिस्टर आकाश मान गए। लेकिन बात इतने में ही खत्म होती जब मिलिट्री के बड़े ऑफिसरों को आकाश के बारे में पता चला तो उन्होंने डिस्कशन किया कि मिस्टर आकाश कोबरा कमांडो के साथ मिलिट्री के बहुत से टीम को ट्रेनिंग देंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल वैभव शर्मा ने मिस्टर आकाश सिंह से इस बारे में अभी तक बात नहीं की है, इसलिए हमें नहीं पता है कि मिस्टर आकाश सिंह कोबरा कमांडो के साथ दूसरे टीमों को ट्रेनिंग देने के लिए मानेंगे या नहीं। तभी ए सी पी वेदिका के फोन में कॉल आती है और जब वेदिका फोन उठाती है तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, वेदिका तुमने उस लड़के को छोड़ दिया है या नहीं, मुझे बार बार हाई अफसर और CM का फोन आ रहा है। ये और कोई नहीं वेदिका और नेहा के पापा और पुलिस कमीशन है। अपने पापा के सवाल को सुनकर वेदिका उनसे कहती है, और डैड मैंने आकाश सिंह को छोड़ दिया है और वो यहाँ से चला गया है।
वेदिका की बात को सुनकर वेदिका के डैड शांत होते हैं और उससे कहते हैं तुमने ठीक किया जो मेरी बात को मानकर आकाश सिंह को छोड़ दिया, वरना तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता था। वेदिका ठीक है, बाकी की बात हम घर में करेंगे। सी पी वेदिका अपने पापा को अपनी बड़ी बहन नेहा के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी सी पी वेदिका के पापा फोन काट देते हैं, जिस पर सी पी वेदिका कहती है नेहा दी मैं डैड को आपके आने की बात बताने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया, पर मैं अभी डैड को फोन करती हूँ और आपके आने के बारे में बता देती हूँ, इतना कहकर सी पी वेदिका अपने पापा को फोन लगाने के लिए फोन उठाती ही है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH51 आकाश की ताकत आपने अभी तक पढ़ा। वेदिका की बात को सुनकर वेदिका के डैड शांत होते हैं और उससे कहते हैं तुमने ठीक किया जो मेरी बात को मानकर आकाश सिंह को छोड़ दिया, वरना तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता था। वेदिका ठीक है, बाकी की बात हम घर में करेंगे। सी पी वेदिका अपने पापा को अपनी बड़ी बहन नेहा के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी सी पी वेदिका के पापा फोन काट देते हैं, जिस पर सी पी वेदिका कहती है नेहा दी मैं डैड को आपके आने की बात बताने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया, पर मैं अभी डैड को फोन करती हूँ और आपके आने के बारे में बता देती हूँ, इतना कहकर सी पी वेदिका अपने पापा को फोन लगाने के लिए फोन उठाती ही है। अब आगे सी पी वेदिका अपने पापा को फोन लगाने के लिए फोन उठाती ही है, तभी नेहा वेदिका को रोकते हुए कहती है वेदिका तुम अभी डैड को फोन मत लगाओ, हम दोनों मॉम और डैड को सरप्राइज देंगे। जिस पर सी पी वेदिका मान जाती है और फिर दोनों बहन बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आकाश एक सुनसान इलाके में कार रोकता है, जिसे देखकर पंकज भी कार रोक देता है और फिर आकाश कार से बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी कार से बाहर निकल जाते हैं और फिर आकाश के पास चले जाते हैं। तभी पंकज आकाश से पूछता है बॉस आपने यहाँ पर कार को क्यों रोका है, जिस पर आकाश कहता है पंकज तुमने पूछा था ना कि मैंने तुम तीनों को उन लोगों को पिटने क्यों नहीं दिया, तो इसका जवाब तुम्हें यहाँ मिलेगा। वैसे पंकज तुम तीनों अपनी कितने प्रतिशत ताकत का उपयोग करने वाले थे उन सभी को पिटने के लिए, जिस पर तीनों एक साथ कहते हैं बॉस हम अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने वाले थे, जिसे सुनकर आकाश थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उन तीनों से कहता है तुम तीनों अपनी पूरी ताकत से सामने के पत्थर पर मुक्का मारो, जिस पर तीनों लड़कियां एक साथ कहती है आकाश ये तुम क्या कह रहे हो, अगर ये तीनों अपनी पूरी ताकत से इतने बड़े पत्थर को मुक्का मारेंगे तो उन तीनों का हाथ टूट जाएगा। जिस पर वो तीनों भी कहते हैं हो बॉस अगर हम अपनी पूरी ताकत से इतने बड़े पत्थर को मुक्का मारेंगे तो हमारा हाथ टूट जाएगा, जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और उस बड़े पत्थर के पास जाता है और उस पत्थर पर एक मुक्का मारता है। पत्थर को मुक्का पड़ने पर एक बहुत ही तेज आवाज आता है, जैसे कि कोई ब्लास्ट हुआ हो, जिसके तुरंत बाद वो पत्थर टुकड़ों में बट जाता है, जिसे देखकर सभी के आंख खुले के खुले रह जाते हैं। उस पत्थर को तोड़ने के बाद आकाश एक और पत्थर के पास जाता है और उसे अपने एक ही हाथ में उठा लेता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगा था कि आकाश के पास इतनी ताकत होगी। उन्हें तो ये भी लग रहा था कि ये सभी पत्थर नकली है। और फिर आकाश पत्थर को वापस जमीन में रख देता है, जिसके बाद आकाश वापस उन सभी के पास आ जाता है और फिर सीधे कार के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जब आकाश कार के ऊपर बैठता है, जिसके बाद जिया, माही और तन्वी उस पत्थर के पास चले जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो तीनों उस पत्थर को 1 इंच भी नहीं उठा पाती है, जिसे देखकर आकाश उन तीनों के ऊपर हंसते हुए कहता है तुम तीनों ये क्या कर रही हो, तुम तीनों इस पत्थर को कभी भी नहीं उठा पाओगी, जिसे सुनकर तीनों चिढ़ जाती है और फिर आकाश के पास अपना मुंह फुलाते हुए कहती है हम उस पत्थर को क्यों नहीं उठा पाए, तुमने तो उस पत्थर को आराम से उठा दिया था। जिस पर आकाश कहता है माही और जिया मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं लगभग 5000 लोगों को आराम से हरा सकता हूँ, इससे तुम तीनों जान ही सकती हो कि मेरा ताकत कितना है। जिसके बाद आकाश पंकज, समीर और सत्यम तीनों की तरफ देखकर बोलता है तुम तीनों अब अपने पूरी ताकत से उस पत्थर पर मुक्का मारो। इस बार तीनों में से कोई कुछ नहीं कहता है और फिर पहले पंकज आगे जाता है और उस पत्थर पर अपना मुक्का मारता है, जिससे आकाश के जितनी आवाज नहीं निकलती है, लेकिन बंदूक की गोली चलाने जितना आवाज आता है और उस पत्थर पर पंकज के मुक्के का निशान बन जाता है और थोड़ा सा क्रेका जाता है, जिसे देखकर आकाश को छोड़कर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी समीर और सत्यम दोनों एक साथ बोलते हैं भाई आपने तो कुछ ही घंटे साधना की है, लेकिन आपकी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर तीनों की नजर आकाश पर चली जाती है, जिसे देखकर आकाश बस मुस्कुरा देता है और फिर आकाश कहता है समीर और सत्यम अब तुम दोनों भी उस पत्थर पर मुक्का मारो। जिसे सुनकर दोनों भाई तुरंत एक एक पत्थर के पास जाते हैं और अपने अपने पत्थर पर एक एक मुक्का मार देते हैं, जिससे पंकज की ही तरह उन दोनों के पत्थर में मुक्का मारने पर आवाज आती है और दोनों पत्थर पर क्रेक आ जाती है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH52 संजय अपने गुंडों के साथ आकाश के पास आया। आपने अभी तक पढ़ा, लेकिन बंदूक की गोली चलाने जितना आवाज आता है और उस पत्थर पर पंकज के मुक्के का निशान बन जाता है और थोड़ा सा क्रेक आ जाता है, जिसे देखकर आकाश को छोड़कर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी समीर और सत्यम दोनों एक साथ बोलते हैं भाई आपने तो कुछ ही घंटे साधना की है, लेकिन आपकी ताकत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
और फिर तीनों की नजर आकाश पर चली जाती है, जिसे देखकर आकाश बस मुस्कुरा देता है और फिर आकाश कहता है, समीर और सत्यम अब तुम दोनों भी उस पत्थर पर मुक्का मारो। जिसे सुनकर दोनों भाई तुरंत एक एक पत्थर के पास जाते हैं और अपने अपने पत्थर पर एक एक मुक्का मार देते हैं, जिससे पंकज की ही तरह उन दोनों के पत्थर में मुक्का मारने पर आवाज आती है और दोनों पत्थर पर क्रैक आ जाती है। अब आगे दोनों पत्थर पर क्रैक आ जाने के बाद वो दोनों अपने अपने पत्थर को उठाकर देखते हैं तो वो दोनों उन दोनों पत्थरों को उठा लेते हैं, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। तभी आकाश उन तीनों भाइयों को कहता है, अब तुम तीनों को समझ में आया कि मैंने तुम्हें उस वक्त क्यों रोका, क्योंकि अगर उस वक्त तुम उन लोगों को मारते तो वो तुरंत ही मर जाते और तुम अपनी आगे की जिंदगी जेल के अंदर गुजराते। मैंने जब उन सभी लोगों को मारा था तो मैंने अपने ताकत को कंट्रोल कर लिया था, जिससे उन सभी को सिर्फ चोट ही आया, उनकी जान नहीं गई। और अगर तुम लोग अपनी ताकत को कितना भी कंट्रोल कर लेते लेकिन तुम उनमें से किसी न किसी को मार देते। आकाश की बात को सुनकर सभी समझ जाते हैं कि उस वक्त आकाश उन सभी को पिटने के लिए आगे क्यों बढ़ा था। तभी आकाश अपने सिस्टम से चौधरी परिवार के सारे काले कारनामे निकालने के लिए कहता है, तो सिस्टम आकाश के 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट काट लेता है और फिर आकाश के सिस्टम स्पेस में एक पेन ड्राइव आ जाती है, जिसमें चौधरी परिवार के सारे गलत कामों के सबूत था। तभी उन सभी को बहुत सी गाड़ियों के चलने की आवाज आती है और जब वो सभी उस ओर देखते हैं तो उन्हें उस ओर से बहुत सारी कारें दिखाई देती है और फिर वो सभी कारें उन सभी के सामने आकर रुक जाती है। और फिर उन कारों से बहुत सारे गुंडे निकलते हैं और फिर लास्ट में संजय कार से निकलता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तूने मुझे होटल में मारा था लेकिन अब मैं उसका बदला लूंगा और तुझे मरवाकर पहाड़ से नीचे फेंकवाया दूंगा। संजय ने इतना ही कहा था कि तभी आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। उससे कहता है, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, वैसे तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। आकाश के पूछने पर संजय कहता है, जब तू पुलिस स्टेशन से छूट गया था तो उसके बाद इंस्पेक्टर ने मुझे फोन किया था और मुझे उसने बताया कि तू पुलिस स्टेशन से छूट गया है, लेकिन वो और कुछ भी बताने वाला था कि तभी कोई वहां आ गया, जिसके कारण उसने फोन काट दिया। फ्लैशबैक, जब आकाश ACP वेदिका के साथ इंट्रोगेशन रूम से बाहर गया तो इंस्पेक्टर ने संजय को फोन किया और उसे बताया कि आकाश पुलिस स्टेशन से छूट गया है और वो बताने ही वाला था कि आकाश ने उसे गोली मार दिया है और संजय को उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी दो हवलदार इंट्रोगेशन रूम के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो इंस्पेक्टर फोन काट देता है, जिससे संजय को पूरी बात का पता नहीं चलता है। और जब वो इंस्पेक्टर संजय को आकाश के पुलिस स्टेशन से छूटने की बात बताता है तो आकाश बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक आदमी को फोन करता है और उसे आकाश का पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो आदमी पुलिस स्टेशन के पास ही रहता था। और फिर वो आदमी आकाश का पीछा करने लगता है और फिर कुछ देर में संजय भी बहुत से गुंडों से साथ उस आदमी के पास आ गया और फिर वो सभी आगे बढ़ने लगे और कुछ ही समय में वो सभी आकाश और सभी के पास पहुंच जाते हैं। फ्लैशबैक अंत, आकाश को सभी बताने के बाद संजय एक डेविल स्माइल करता है और अपने साथ लाए सभी गुंडों को आकाश और उसके सभी साथियों को मारने के लिए आगे भेजता है। तभी आकाश के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग, होस्ट आपको एक नया मिशन मिलता है। मिशन आपको अपने सामने के सभी लोगों को हराना है। इनाम इंस्टेंट लेवल अप और हाई लेवल स्टोरेज रिंग दिया जाएगा। पेनल्टी आपका एक लेवल कम कर दिया जाएगा। तभी आकाश पंकज और उसके दोनों भाइयों को उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ने को कहता है और खुद भी आगे बढ़ने लगता है। संजय ने अपने साथ लगभग 60 लोगों को लाया था और फिर पंकज और उसके दोनों भाई एक एक आदमी को मारते हैं तो वो थोड़े पीछे खिसक जाते हैं, जिसे देखकर आकाश चिल्लाते हुए उन तीनों को कहता है, तुम तीनों क्या कर रहे हो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, वो सभी हमें मारने आए हैं तो हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। इतना कहकर आकाश एक आदमी के सीने में अपने मुक्के से मारता है, जिससे उस आदमी का सीने में एक बड़ा सा छेद बन जाता है और वो आदमी तुरंत जमीन में गिर जाता है, जिसे देखकर संजय के लाए गुंडों के साथ पंकज, समीर और सत्यम का दिल दहल जाता है। तभी आकाश एक डेविल स्माइल करता है और अपने जगह से गायब हो जाता है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH-53 आकाश का मिशन कंप्लीट आपने अभी तक पढ़ा। और फिर पंकज और उसके दोनों भाई एक एक आदमी को मारते हैं तो वो थोड़े पीछे खिसक जाते हैं, जिसे देखकर आकाश चिल्लाते हुए उन तीनों को कहता है, तुम तीनों क्या कर रहे हो, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, वो सभी हमें मारने आए हैं तो हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। इतना कहकर आकाश एक आदमी के सीने में अपने मुक्के से मारता है, जिससे उस आदमी का सीने में एक बड़ा सा छेद बन जाता है और वो आदमी तुरंत जमीन में गिर जाता है, जिसे देखकर संजय के लाए गुंडों के साथ पंकज, समीर और सत्यम का दिल दहल जाता है। तभी आकाश एक डेविल स्माइल करता है और अपने जगह से गायब हो जाता है। अब आगे और फिर आकाश एक आदमी के सामने दिखाई दिया जो कि उन सभी में सबसे ताकतवर दिखाई दे रहा था। फिर आकाश उस आदमी के भी सीने में मुक्का मारता है, लेकिन इस बार आकाश ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया था, जिससे उस आदमी के पीछे खड़े लोगों के भी सीने में छेद बन जाता है और वो सभी जमीन में गिर जाते हैं। तभी आकाश पंकज, समीर और सत्यम पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम तीनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से इन सभी को मारो। इतना कहकर आकाश फिर से अपने जगह से गायब हो जाता है। आकाश के चिल्लाने पर वो तीनों होश में आते हैं और वो तीनों भी उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब आकाश ने पहली बार एक आदमी के सीने पर मारा था तो उस आदमी के सीने में एक बड़ा सा छेद बन गया था और वो आदमी मर गया था और फिर आकाश अपनी जगह से गायब हो गया था। तो वो तीनों ये देखकर शॉक्ड हो गए थे
और अपने जगह पर ही खड़े रह गए थे और फिर आकाश के कहने पर वो तीनों उन सभी गुंडों को मारने के लिए आगे बढ़े और उन तीनों ने एक एक गुंडों के सिने पर एक एक मुक्का मारा। इस बार तीनों ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, जिससे उन सभी गुंडों की पसलियां टूट गई और फिर उनके दिल और फेफड़े में घुस गईं, जिससे उन तीनों की मौत हो गई। वहीं पर आकाश की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। आकाश हर किसी के पास कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता था और फिर जिस जिस आदमी के पास आकाश दिखाई देता था उस आदमी के सिने में बहुत बड़ा छेद बन जाता है और वो आदमी मरकर जमीन में गिर रहे थे। कुछ ही मिनट में सभी आदमी मरकर जमीन में गिरे थे और आकाश का शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई डेविल पृथ्वी में उतर आया हो। तभी आकाश को सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है, डिंग, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए आपको आपका इनाम दिया जा रहा है। डिंग, आपका लेवल बढ़ाया जा रहा है। डिंग, बधाई हो होस्ट, अब आप फाउंडेशन स्टेबलिस्ट के 9वें लेवल में पहुंच गए हैं। डिंग, आपको हाई लेवल का स्टोरेज रिंग मिलता है। जिसके बाद आकाश के सिस्टम स्पेस में हाई लेवल का स्टोरेज रिंग आ जाता है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आकाश स्माइल करता है, जिसे देखकर सभी का दिल दहल जाता है और वो सभी कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। उधर संजय ने तो ये सब देखकर अपने पैंट में तो पेशाब ही कर दिया था और फिर आकाश संजय की ओर देखता है और उसके ओर आराम से आगे बढ़ने लगता है। जब संजय आकाश को अपनी ओर बढ़ते हुए देखता है तो वो डर के मारे जमीन में गिर जाता है और फिर पीछे की ओर खिसकते हुए कहता है, तुम मेरे करीब मत आओ, तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक डेविल हो। तुमने इतने सारे लोग को बिना सोचे मार दिया और फिर भी तुम हंस भी रहे हो। तुम इतने सारे लोगों को मारकर हंस कैसे सकते हो? ये सुनकर आकाश अपने जगह से गायब हो जाता है और सीधे संजय के सामने आ जाता है और फिर संजय को देखते हुए कहता है, तुम्हें अब पता चला कि तुम्हें क्यों मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। इतना कहकर आकाश एक डेविल स्माइल करता है, जिसे देखकर संजय बहुत डर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर आकाश हंसते हुए कहता है, ये हमें मारने आया था और देखो अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बेहोश हो गया है। इतना कहकर आकाश अपने कार के पास जाने लगता है और जब वो अपने कार के पास जाता है तो माही, जिया और तन्वी तीनों आकाश के पास आती है और फिर उससे पूछती है, आकाश तुम ठीक तो हो? जिसे सुनकर आकाश चौंक हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम तीनों ने इतना ज्यादा खून खराबा देखा था तो तुम तीनों तो मुझसे डरने लगोगी, लेकिन तुम तीनों के चेहरे पर तो डर का लकीर भी नहीं है। जिस पर वो तीनों आकाश को कहती है, हमें क्यों डरना चाहिए था, वैसे भी ये सभी हमें जान से मारने आए थे, अगर तुम इन्हें नहीं मारते तो वो सभी मिलकर हमें मार देते और वैसे भी हमें तुम पर भरोसा है कि तुम हमारे साथ कुछ भी नहीं करोगे। उन तीनों की बात को सुनकर आकाश मुस्कुरा देता है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH-54 आकाश की एलिमेंटल पावर आपने अभी तक पढ़ा। इतना कहकर आकाश अपने कार के पास जाने लगता है और जब वो अपने कार के पास जाता है तो माही, जिया और तन्वी तीनों आकाश के पास आती है और फिर उससे पूछती है, आकाश तुम ठीक तो हो? जिसे सुनकर आकाश चौंक हुए कहता है, मुझे लगा था कि तुम तीनों ने इतना ज्यादा खून खराबा देखा था तो तुम तीनों तो मुझसे डरने लगोगी, लेकिन तुम तीनों के चेहरे पर तो डर का लकीर भी नहीं है। जिस पर वो तीनों आकाश को कहती है, हमें क्यों डरना चाहिए था, वैसे भी ये सभी हमें जान से मारने आए थे, अगर तुम इन्हें नहीं मारते तो वो सभी मिलकर हमें मार देते और वैसे भी हमें तुम पर भरोसा है कि तुम हमारे साथ कुछ भी नहीं करोगे। उन तीनों की बात को सुनकर आकाश मुस्कुरा देता है। अब आगे और फिर आकाश के सामने काले रंग का कोहरा छा जाता है और फिर कुछ मिनट बाद वो कोहरा हटता है तो आकाश के शरीर से पूरा खून साफ हो गया था और आकाश ने अपना कपड़ा बदल लिया था। जिसके बाद आकाश अपने तीनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तीनों सभी मरे हुए लोगों के शरीर को एक जगह पर इकट्ठा कर दो। आकाश के कहने पर पंकज, समीर और सत्यम ने सभी लोगों के शरीर को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, पर जब वो तीनों आकाश के द्वारा मारे गए लोगों के शरीर को देखते थे तो उनका दिल कांप जाता था, लेकिन उन्होंने सभी के शरीर को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया। जब तीनों ने सभी लोगों के बॉडी को इकट्ठा कर लिया तो आकाश उन सभी के पास जाता है और फिर अपने हाथ में निदर्शन लैंड फ्लेम का आवाहन करता है और फिर उस फ्लेम को उन सभी के बॉडी में फेंक देता है, जिससे उन सभी का बॉडी कुछ ही पल में राख में बदल जाता है। जिसके बाद आकाश उन सभी के बॉडी के जलने से बने राख के ऊपर पानी को फेंक देता है, जिससे वो राख पूरी तरह से गायब हो जाता है और फिर ऐसा लगने लगता है कि उस जगह पर कोई लड़ाई नहीं हुई हो और कोई भी नहीं मरा हो। तभी आकाश के तीनों बॉडीगार्ड्स आकाश के पास आते हैं तो आकाश देखता है कि सभी बॉडी को एक जगह इकट्ठा करने की वजह से उन तीनों के कपड़े पूरी तरह से खून से सन गए थे। जिसे देखकर आकाश अपने हाथ में पानी का एक बड़ा गोला बनाता है और फिर उसे उन तीनों के ऊपर डाल देता है, जिससे उन तीनों के शरीर और कपड़ों से खून पूरी तरह से धुल जाता है। और फिर आकाश अपने शक्ति से उन तीनों के कपड़ों को सुखा देता है, जिससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन तीनों के कपड़ों में पहले कभी भी खून लगा हुआ था। जिसके बाद आकाश अपने कार के पास चला जाता है। तभी तन्वी बहुत ही एक्साइटेड होते हुए आकाश के पास आ जाती है और फिर आकाश से पूछती है, आकाश तुमने ये जादू कैसे किया, क्या तुम एक और बार मुझे ये जादू दिखा सकते हो? जिस पर आकाश सिर्फ मुस्कुरा देता है। तभी माही और जिया तन्वी के पास आते हैं और उसके सिर में तप्ती मारते हुए कहती है, तन्वी वो कोई जादू नहीं था, वो आग और पानी असली थे। लेकिन तभी आकाश मुस्कुराते हुए तन्वी की तरफ देखते हुए कहता है, तन्वी क्या तुम्हें सच में जादू देखना है? जिस पर तन्वी हो कहती है। तन्वी के हो कहने पर आकाश उन सभी से थोड़ा दूर जाता है और फिर आकाश अपने एक हाथ में आग के 3 और लाइट के 3 गोले बनाता है, जिसके बाद आकाश अपने दूसरे हाथ में पानी के 3 गोले और शैडो के 3 गोले बना लेता है।
जिसके बाद आकाश उन सभी गोलों को उछालने लगता है, जिसके बाद आकाश उन सभी गोली को अपने चारों ओर घुमाने लगता है और फिर आकाश उन सभी गोलों को मिलाकर अलग अलग तरह की आकृतियां बनाने लगता है और फिर आकाश सभी गोलों को आसमान की ओर भेजता है और फिर सभी गोलों को फोड़ देता है, जिससे बहुत बड़ा आतिशबाजी होता है जो कि दिन में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। तभी तीनों लड़कियां आकाश के पास आती है और फिर बहुत खुश होते हुए कहती है ये बहुत अच्छा था, हमें ये बहुत अच्छा लगा, जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर कहता है चलो अब दूसरे काम का वक्त हो गया है। इतना कहकर आकाश संजय की ओर देखता है तो उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। जिसके बाद आकाश पंकज और उसके दोनों भाइयों की ओर देखता है और कहता है तुम तीनों में से किसी को चौधरी परिवार का घर कहाँ है इसके बारे में पता है क्या? जिस पर तीनों एक साथ बोलते हैं हो बॉस, हमें चौधरी परिवार का घर कहाँ है इसके बारे में पता है। जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर उन तीनों को कहता है तुम तीनों इस गधे को मेरे कार के डिक्की में डाल दो और फिर हम चौधरी परिवार के घर की तरफ चले गए। आकाश की बात को सुनने के बाद वो तीनों संजय को आकाश की कार के डिक्की में डाल देते हैं और फिर सभी कार में बैठकर चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद दोनों कारें चौधरी परिवार के विला के सामने आ जाती है और फिर आकाश अपनी कार को सीधा बिना रुके गेट की तरफ ले जाने लगता है। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH55 आकाश गया चौधरी विला के अंदर। आपने अभी तक पढ़ा। जिसके बाद आकाश पंकज और उसके दोनों भाइयों की ओर देखता है और कहता है तुम तीनों में से किसी को चौधरी परिवार का घर कहाँ है इसके बारे में पता है क्या? जिस पर तीनों एक साथ बोलते हैं हो बॉस, हमें चौधरी परिवार का घर कहाँ है इसके बारे में पता है। जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर उन तीनों को कहता है तुम तीनों इस गधे को मेरे कार के डिक्की में डाल दो और फिर हम चौधरी परिवार के घर की तरफ चले गए। आकाश की बात को सुनने के बाद वो तीनों संजय को आकाश की कार के डिक्की में डाल देते हैं और फिर सभी कार में बैठकर चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद दोनों कारें चौधरी परिवार के विला के सामने आ जाती है और फिर आकाश अपनी कार को सीधा बिना रुके गेट की तरफ ले जाने लगता है। अब आगे आकाश कार को नहीं रोकता है और फिर सीधे गेट को ठोक कर तोड़ देता है, जिससे बहुत तेज आवाज होता है जिसे विला के अंदर तक सुना जा सकता था। जिसे सुनकर बहुत से बॉडीगार्ड्स आकाश के कार के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आकाश अपने कार को रोक देता है। जिसके पीछे पंकज भी कार को रोक देता है और फिर वो तीनों कार से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद आकाश और बाकी लड़कियां भी कार से बाहर निकल जाती है और फिर जब वो सभी बॉडीगार्ड्स उन सभी को कार से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो वो सभी बॉडीगार्ड्स आकाश और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर आकाश और उसके तीनों बॉडीगार्ड्स उन सभी की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर वो सभी बॉडीगार्ड्स कुछ ही मिनट में जमीन में पड़े दर्द से कराहने लगते हैं। पंकज और उसके दोनों भाइयों को इस लड़ाई में थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी और वैसे भी हमारे हीरो को भी चोट नहीं आ सकता है क्योंकि आकाश बहुत ही ताकतवर है। और फिर आकाश अपने तीनों बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए कहता है तुम तीनों संजय को कार की डिक्की से बाहर लाओ और फिर हम सब अंदर जाएंगे। जिसके बाद संजय को वो तीनों कार से बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद सभी चौधरी विला के अंदर चले जाते हैं। जब वो सभी विला के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सभी सोफे में बैठकर आराम से बात कर रहे हैं और फिर आकाश नहीं रुकता है और सीधे उन सभी के पास जाने लगता है। जब वो लोग आकाश को देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी आकाश की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है तुम सभी अंदर कैसे आए और हमारे सभी बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें रोका क्यों नहीं? इतना कहकर वो आदमी चिल्लाकर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है। तभी आकाश मुस्कुराते हुए कहता है उन सभी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं आने वाला है। जिसे सुनकर एक 40-50 साल का आदमी कहता है तुम्हारा क्या मतलब कि कोई भी बॉडीगार्ड्स अंदर नहीं आने वाला है? इतना कहकर उस आदमी की नजर संजय पर पड़ती है जिसे आकाश के तीनों बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। जिसे देखकर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? तभी सभी की नजर संजय पर जाती है और जिसे देखकर संजय की मां रोते हुए कहती है तुम लोगों ने मेरे बेटे के साथ क्या किया है और वो तीनों आदमी मेरे बेटे को ऐसे पकड़े हुए क्यों है? अभी तक तो आप सभी को पता चल गया होगा कि वो बूढ़ा आदमी संजय के दादाजी और दूसरा आदमी संजय के पापा है। जिसे सुनकर आकाश कहता है हमने इस गधे के साथ कुछ नहीं किया है, ये तो उस चीज को देखकर डर गया है जो वो हमारे साथ करने वाला था। इतना कहकर आकाश संजय के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है जिससे उसे घिरे घिरे होश आने लगता है। और जब संजय को पूरी तरह से होश आ जाता है तो वो अपने मम्मी पापा और दादाजी को देखकर सुकून की सांस लेता है। तभी उसकी नजर अपने बगल में खड़े आकाश पर जाती है और फिर संजय आकाश को देखकर पैनिक करते हुए कहता है तुम मुझे जाने दो, अगली बार से मैं किसी के साथ भी कुछ नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। लेकिन आकाश उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है जिसे देखकर संजय फिर से बेहोश होने वाला था कि तभी आकाश उसके एक एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाता है जिससे संजय फिर से बेहोश नहीं होता है। तभी संजय की ये हालत देखकर संजय के दादाजी गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम लोगों ने संजय के साथ क्या किया है? वो इतना घबराया हुआ क्यों है? इतना कहकर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आकाश उन सभी को चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी वहीं रुक जाओ। जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं और अपने ही जगह पर खड़े रह जाते हैं। और फिर आकाश गुस्से से देखते हुए कहता है तुम्हारे इस गधे संजय ने हमें मारने की कोशिश की थी। तभी सभी आकाश पर चिल्लाते हुए कहते हैं संजय ने तुम लोगों को मारने की कोशिश बस की है, तू लोगों को मारा तो नहीं है। ये सुनकर आकाश उन तीनों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रेशर डालता है जिससे तीनों अपने घुटनों में आ जाते हैं। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।
CH56 आकाश ने की संजय के पूरे परिवार की हालत खराब। आपने अभी तक पढ़ा। तभी संजय की ये हालत देखकर संजय के दादाजी गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम लोगों ने संजय के साथ क्या किया है, वो इतना घबराया हुआ क्यों है। इतना कहकर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आकाश उन सभी को चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी वहीं रुक जाओ, जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं और अपने ही जगह पर खड़े रह जाते हैं। और फिर आकाश गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हारे इस गधे संजय ने हमें मारने की कोशिश की थी। तभी सभी आकाश पर चिल्लाते हुए कहते हैं, संजय ने तुम लोगों को मारने की कोशिश बस की है, तुम लोगों को मारा तो नहीं है। ये सुनकर आकाश उन तीनों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रेशर डालता है, जिससे तीनों अपने घुटनों में आ जाते हैं। अब आगे आकाश उन तीनों की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए आकाश ने उन तीनों के साथ ऐसा किया था। जिसके बाद आकाश एक डेविल स्माइल करता है और फिर उनमें से संजय के दादा और पापा को हवा में लटका देता है और संजय की मौत को अपनी एनर्जी से बांध देता है और फिर उसके बाद संजय को भी उसके पापा और दादा के साथ उल्टा लटका देता है, जिससे वो तीनों बहुत डर जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हमें नीचे उतार दो, हमें बहुत डर लग रहा है, हम तुमसे भीख मांगते हैं। जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर सीधे जाकर सोफे में बैठ जाता है। जिस पर संजय की मां आकाश से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हम सभी को छोड़ दो, अब से संजय या हमारे फैमिली से कोई भी किसी के साथ कुछ नहीं करेगा। जिसे सुनकर वो तीनों भी गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हो हम में से कोई भी अब से किसी भी आदमी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। वही आकाश के इस रूप को देखकर माही बहुत ही हैरान हो गई थी, क्योंकि आकाश ने आज तक किसी से भी इस लहजे में बात नहीं की थी। वो हमेशा अपने से बड़ों के साथ बड़े ही इज्जत से बात करता था। वहीं पर आकाश उन सब से कहता है, ठीक है मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग मुझे जो संजय ने मेरे और साथियों को मारने के लिए 60 लोगों को लाया था और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, तो तुम लोग मुझे इस बात के लिए किस प्रकार से कंपेंसेट करोगे। और ये बात याद रखना कि तुम अपनी जिंदगी की ठीक ठाक बोली लगाना। अगर मुझे तुम्हारे द्वारा बोला गया शब्द पसंद नहीं आया तो मैं तुम सभी को अभी ही मार डालूंगा। इतना कहकर आकाश ने जो उन तीनों को हवा में लटकाया था उन्हें जमीन में ला देता है और जब वो सभी जमीन में आ जाते हैं तो वो सभी आपस में कुछ बात करने लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद संजय के दादाजी आकाश की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमने सोचा है कि हम अपनी जान के बदले तुमको अपनी कंपनी के 25% शेयर्स देंगे। इतना कहकर वो आकाश की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें आकाश के चेहरे के भाव वैसे के वैसे ही दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हें अब सिर्फ 35% शेयर्स ही दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा शेयर्स तुम्हें दूंगा तो मेरी कंपनी मेरे हाथ से चली जाएगी। जिस पर आकाश हंसता है और फिर संजय के दादाजी की तरफ देखते हुए हंसता है और फिर कहता है, तुम सच में एक चालाक लोमड़ी हो, तुमने अपनी जान भी बचा ली और अपनी कंपनी को भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब मैं अपने वकील को बुला लेता हूं, जिससे तुम अपनी कंपनी के 35% शेयर्स मेरे नाम में कर सको। आकाश के बातों को सुनकर वो सभी खुश भी होते हैं और दुखी भी, क्योंकि उनके कंपनी के 35% शेयर्स ऐसे ही चले गए। तभी आकाश अपने जेब से अपना फोन उठाता है और फिर एजे को फोन लगता है, तो एजे तुरंत ही आकाश का फोन उठा लेती है और फिर कहती है, बोलिए बॉस, आपने मुझे अभी कैसे याद किया। जिस पर आकाश कहता है, एजे तुम एक वकील को चौधरी विला एक कार्ड जात के साथ भेजो जिसमें लिखा हो कि मिस्टर चौधरी अपने कंपनी के 35% शेयर्स मेरे नाम करने वाले हैं। जिस पर एजे हो कहती है और फिर आकाश फोन काट देता है। तभी आकाश तीनों लड़कियों की तरफ देखता है और फिर कहता है, तुम तीनों आकर सोफे में बैठ जाओ। जिसे सुनकर तीनों आकर सोफे में बैठ जाती है और फिर कुछ समय चौधरी विला के अंदर एक वकील आता है और फिर सीधे आकाश के पास चला जाता है और उसे ग्रिट करते हुए कहता है, हेलो आकाश सर, मुझे मिस एंजेलिना ने भेजा है। जिसे सुनकर आकाश उस वकील से कहता है, तो तुमने सारी कागजी कार्रवाई कर ली है। जिस पर वो वकील कहता है, हो सर, मैंने सारी कागजी कार्रवाई कर ली है, जिससे कि आपके पास अब चौधरी इंडस्ट्री के 35% शेयर्स अब से हो गए। इतना कहकर वह वकील आकाश की तरफ उस वकील ने जो फाइल लाया था उसे बढ़ा देता है। जिसके बाद फिर आकाश उस फाइल को कुछ देर देखता है और फिर उस फाइल को संजय को दादाजी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम इसमें की पूरी बात पढ़ लो, जिसके बाद इसमें तुरंत साइन कर लेना। जिसके बाद संजय के दादाजी आकाश के हाथ से फाइल को लेकर पढ़ते हैं और जब वो उस फाइल में आकाश का नाम लिखा हुआ देखते हैं तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH57 आकाश के नाम में आया चौधरी परिवार के कंपनी के 35% शेयर्स। आपने अभी तक पढ़ा। जिसे सुनकर आकाश उस वकील से कहता है, तो तुमने सारी कागजी कार्रवाई कर ली है। जिस पर वो वकील कहता है, हो सर, मैंने सारी कागजी कार्रवाई कर ली है, जिससे कि आपके पास अब चौधरी इंडस्ट्री के 35% शेयर्स अब से हो गए। इतना कहकर वह वकील आकाश की तरफ उस वकील ने जो फाइल लाया था उसे बढ़ा देता है। जिसके बाद फिर आकाश उस फाइल को कुछ देर देखता है और फिर उस फाइल को संजय को दादाजी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम इसमें की पूरी बात पढ़ लो, जिसके बाद इसमें तुरंत साइन कर लेना। जिसके बाद संजय के दादाजी आकाश के हाथ से फाइल को लेकर पढ़ते हैं और जब वो उस फाइल में आकाश का नाम लिखा हुआ देखते हैं तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। अब आगे और फिर वो उस फाइल को पूरा पढ़ने के बाद उसमें साइन कर देते हैं, जिसे देखकर आकाश के होठों में स्माइल आ जाती है और फिर संजय के दादाजी आकाश को वो फाइल दे देते हैं। जिसके बाद आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सच में चालाक लोमड़ी हो, तुमने ये करके अपना और अपने परिवार की जान को बचा लिया है, लेकिन अगली बार से तुम या तुम्हारे परिवार से कोई भी मेरे सामने नहीं आना।
इतना कहकर आकाश उठ जाता है और फिर बाहर जाने लगता है और फिर जब सभी बाहर आ जाते हैं तो फिर वो वकील आकाश से कहता है, आकाश सर मैं कल तक सारा काम कर दूंगा, जिससे कि आपके नाम में चौधरी इंडस्ट्री के 35% शेयर्स आ जाएंगे। जिस पर आकाश हौ में सिर हिलाता है और फिर सभी अपने अपने कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जिया आकाश से पूछती है, आकाश तुमने उन सभी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है और उन्हें इसका पछतावा भी नहीं है। जिसे सुनकर आकाश चेतन आकाश के कार का आई को ऑटोमेटिक ड्राइविंग चालू करने के लिए कहता है, जिसके बाद आकाश स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देता है और फिर मुस्कुराते हुए उन तीनों से कहता है, किसने कहा कि मैंने उन्हें बहुत ही आसानी से छोड़ दिया है? जिस पर तीनों एक साथ कहती है, लेकिन तुमने तो उनकी कंपनी के 35% शेयर्स लेकर उन्हें छोड़ दिया है। जिसे सुनकर आकाश अपने स्टोरेज रिंग से एक लैपटॉप और एक पेन ड्राइव निकालता है। आकाश ने जब उसे स्टोरेज रिंग मिला था तो उसने अपने सिस्टम स्पेस से बहुत से सामानों को अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया था, क्योंकि आकाश के सिस्टम का सिस्टम स्पेस लगभग पूरी तरह से भर चुका था। आकाश पहले ही सोच रहा था कि वो अपने सिस्टम के सिस्टम स्टोर से एक स्टोरेज रिंग खरीद ले, लेकिन आकाश को तो एक हाई लेवल का स्टोरेज रिंग मिशन पूरा करने पर ही मिल गया था। अपने सिस्टम से लैपटॉप और पेन ड्राइव निकालने के बाद आकाश उन दोनों सामान को उन तीनों लड़कियों की तरफ बढ़ाता है तो फिर माही लैपटॉप और पेन ड्राइव को ले लेती है और फिर आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, आकाश मुझे इस लैपटॉप के साथ क्या करना है? जिस पर आकाश कहता है, माही तुम लैपटॉप में पेन ड्राइव को डालकर फाइल को खोलो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें लैपटॉप क्यों दिया है। जिसे सुनकर माही लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को डालती है और फिर पेन ड्राइव के फोल्डर को खोलकर उसमें के फाइल को खोल देती है और जब वो तीनों उस फाइल के अंदर के चीज को देखती है तो उन तीनों की आंखें बड़ी हो जाती है और फिर वो तीनों आकाश की तरफ ऐसे देखते हैं कि उन्होंने ने किसी भूत को देख लिया है। उन तीनों को उसे ऐसे देखते हुए देखकर आकाश उनसे कहता है, तुम तीनों मुझे ऐसे क्या देख रहे हो जैसे मेरे सिर में सिंह उग गया हो? जिस पर वो तीनों आकाश की तरफ देखती है और उससे कहती है, आकाश तुमने ये सब जानकारी कैसे हासिल की और वो भी इतनी जल्दी? और इसमें चौधरी परिवार के सभी लोगों के द्वारा किए गए सारे गलत काम के सबूत है। तुम तो हर वक्त हमारे साथ ही थे, तो तुमने इतनी सारी जानकारी कैसे पाली? जिस पर आकाश उन तीनों से कहता है, मुझे ये सारी जानकारी उस वकील ने दी थी जो अभी आया था। जिसे सुनकर वो तीनों मान जाती है कि ये सब जानकारी आकाश को उस वकील ने ही दिया है। आकाश उन सभी को नहीं बता सकता था कि उसने ये सभी जानकारी अपने सिस्टम से मांगी है और उसके सिस्टम ने ही उससे ये सब जानकारी दी है, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि आकाश के पास एक सिस्टम है। तभी जिया आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आकाश अब तुम इन सबूतों का क्या करोगे? जिस पर आकाश एक डेविल स्माइल देता है और फिर जिया से एक सवाल पूछता है, वैसे जिया चौधरी परिवार का बिजनेस किस किस फील्ड में है? आकाश के इस सवाल को सुनकर जिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि आकाश उससे ये सब क्यों पूछ रहा है, लेकिन जिया आकाश के सवाल का जवाब देती है, आकाश चौधरी परिवार का एक गेमिंग कंपनी है, लेकिन जब से तुम्हारी कंपनी ने वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर गेम को लॉन्च किया है तब से उनके गेम बहुत ही कम लोग खेल रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत घाटा हो रहा है। और उनकी ही दूसरी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसे इंडिया की सभी बड़ी कंपनी अपने डाटा को सेफ रखने के लिए उपयोग करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को कोई भी हैक नहीं कर सका है, जिससे कि उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी से होता है। और अगर ये कंपनी बर्बाद हो गई तो पूरा चौधरी परिवार रोड में आ जाएंगे। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ। इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH58 आकाश पहुंचा सिंह विला। नीलम जी और गीता जी की आकाश के लिए फिक्र आपने अभी तक पढ़ा? तभी जिया आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आकाश अब तुम इन सबूतों का क्या करोगे? जिस पर आकाश एक डेविल स्माइल देता है और फिर जिया से एक सवाल पूछता है, वैसे जिया चौधरी परिवार का बिजनेस किस किस फील्ड में है? आकाश के इस सवाल को सुनकर जिया थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि आकाश उससे ये सब क्यों पूछ रहा है, लेकिन जिया आकाश के सवाल का जवाब देती है, आकाश चौधरी परिवार का एक गेमिंग कंपनी है, लेकिन जब से तुम्हारी कंपनी ने वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर गेम को लॉन्च किया है तब से उनके गेम बहुत ही कम लोग खेल रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत घाटा हो रहा है। और उनकी ही दूसरी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसे इंडिया की सभी बड़ी कंपनी अपने डाटा को सेफ रखने के लिए उपयोग करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को कोई भी हैक नहीं कर सका है, जिससे कि उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी से होता है। और अगर ये कंपनी बर्बाद हो गई तो पूरा चौधरी परिवार रोड में आ जाएंगे। अब आगे। तभी माही आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, वैसे आकाश तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? जिसे सुनकर आकाश सिर्फ मुस्कुराता है। जिसे देखकर माही कहती है, आकाश कहीं तुम उनके सॉफ्टवेयर को हैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? जिस पर आकाश हौ में सिर हिला देता है। जिसे देखकर माही कहती है, आकाश उनके सॉफ्टवेयर को कोई भी अभी तक हैक नहीं कर पाया है, इसीलिए ही तो उनके कंपनी का सॉफ्टवेयर पूरे इंडिया के हर बड़ी कंपनी खरीदती है। जिसे सुनकर आकाश मुस्कुराता है और फिर कहता है, अगर उनके सॉफ्टवेयर को कोई भी हैक नहीं कर सकता है तो मैं उस सॉफ्टवेयर को हैक करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले हमें घर चलना चाहिए वरना मॉम डैड हमारी चिंता करेंगे। इतना कहकर आकाश कार को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और फिर कार से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर सभी कार से बाहर निकल जाते हैं। और फिर सभी के कार से बाहर निकलने के बाद आकाश दोनों कार को अपने स्टोरेज रिंग में रख देता है, जिसके बाद आकाश अपने सिस्टम के सिस्टम स्पेस से 2 कारों को निकालता है और फिर सभी कार में बैठकर आकाश के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद सभी सिंह विला में पहुंच जाते हैं
और फिर सभी अंदर जाने लगते हैं और जब नीलम जी और गीता जी आकाश को देखते हैं तो वो दोनों आकाश के पास आ जाती है और फिर आकाश को देखते हुए कहती है, आकाश तुम ठीक तो हो ना? जिस पर आकाश कहता है, मॉम और आंटी मैं ठीक हूँ, आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर दोनों एक साथ कहती है, आकाश हम तुम्हारे बारे में चिंता क्यों नहीं करे, तुम पुलिस स्टेशन से आ रहे हो? जिस पर आकाश कहता है, उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में मुझे कुछ नहीं किया है, इसलिए आप दोनों को मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर माही और तन्वी उन दोनों को आकाश की इतनी चिंता करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर जिया की तरफ देखते हुए कहती है, जिया वो तुम्हारी ही मॉम है ना? जिसे सुनकर जिया कहती है, हो पर तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? जिस पर माही और तन्वी कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब एक साथ ही अंदर आए थे, लेकिन नीलम आंटी ने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं और वो सीधे आकाश के पास चली गई और उससे बहुत ही चिंता के साथ उसका हाल चाल पूछ रही है। जिस पर जिया कहती है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉम आकाश को अपना ही बच्चा समझती है। जब गीता आंटी कुछ काम से अपने कंपनी में चली जाती थी तो वो आकाश को मेरी मॉम के पास छोड़ देती थी। मॉम आकाश की अच्छी तरह से ध्यान रखती थी और साथ ही मेरी मॉम आकाश को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। मॉम को आकाश इतना पसंद था कि आकाश के कुछ बड़े हो जाने के बाद मॉम आकाश को हमारे घर ले आया करती थी। और जब आकाश के साथ वो हादसा हुआ था तो मॉम बहुत दुखी हुई थी और उन्होंने बहुत दिनों तक अच्छे से खाना भी नहीं खाया था, जिससे उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और जब भी वो आकाश के बारे में सुनती थी तो वो बहुत दुखी हो जाती थी, बिल्कुल गीता आंटी की तरह। जिया की बात को सुनकर माही और तन्वी समझ जाती हैं कि क्यों नीलम जी जिया की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि नीलम जी आकाश को अपने बच्चे की तरह समझती थी और उन्हें आकाश की फिक्र थी कि कहीं आकाश को कोई चोट ना आ गई हो। वहीं पर नीलम जी और गीता जी आकाश की बात को सुनकर राहत की सांस लेते हैं। तभी उन दोनों की नजर तीनों लड़कियों की तरफ जाती है तो वो चौंक हुए तन्वी को देखती है और फिर वो दोनों तन्वी के पास जाती है और उससे कहती है, तन्वी तुम कब यहाँ आई? जिस पर तन्वी कहती है, आंटी मैं अभी जिया और माही के साथ आई हूँ। तभी जिया कहती है, मॉम और आंटी हम तन्वी से मिलने गए थे क्योंकि हम बहुत दिनों से तन्वी से नहीं मिले थे, तो तन्वी ने हमारे साथ आने की जिद की तो हम उसे हमारे साथ ले आए। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH59 जिया के लाल गाल आपने अभी तक पढ़ा। जिया की बात को सुनकर माही और तन्वी समझ जाती हैं कि क्यों नीलम जी जिया की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि नीलम जी आकाश को अपने बच्चे की तरह समझती थी और उन्हें आकाश की फिक्र थी कि कहीं आकाश को कोई चोट ना आ गई हो। वहीं पर नीलम जी और गीता जी आकाश की बात को सुनकर राहत की सांस लेते हैं। तभी उन दोनों की नजर तीनों लड़कियों की तरफ जाती है तो वो चौंक हुए तन्वी को देखती है और फिर वो दोनों तन्वी के पास जाती है और उससे कहती है, तन्वी तुम कब यहाँ आई? जिस पर तन्वी कहती है, आंटी मैं अभी जिया और माही के साथ आई हूँ। तभी जिया कहती है, मॉम और आंटी हम तन्वी से मिलने गए थे क्योंकि हम बहुत दिनों से तन्वी से नहीं मिले थे, तो तन्वी ने हमारे साथ आने की जिद की तो हम उसे हमारे साथ ले आए। अब आगे। जिसे सुनकर नीलम जी और गीता जी कहती है, तुम दोनों ने ठीक किया जो तन्वी को यहाँ ले आए। तभी आकाश कहता है, मॉम और आंटी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जिस पर दोनों हो कहती है और फिर आकाश अपने कमरे में चला जाता है। वहीं पर नीलम जी और गीता जी माही, जिया और तन्वी से बात करने लगते हैं। आकाश अपने कमरे में आने के बाद वो बाथरूम में चला जाता है और फिर नहाने लगता है। कुछ समय बाद आकाश बाहर आता है तो वो देखता है कि जिया खड़ी होकर सिर्फ उसी को देख रही थी। उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गया था। फिर आकाश जिया से कहता है, जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश की बात सुनकर जिया सकपका जाता है और थोड़ा हकलाते हुए कहती है, वो आकाश आंटी ने मुझे तुम्हें डिनर के लिए बुलाने के लिए भेजा था। जिसे सुनकर आकाश कहता है, ठीक है जिया तुम नीचे जाओ, मैं कपड़े पहनकर नीचे आता हूँ। जिसके बाद जिया नीचे चली जाती है और फिर नीचे जाकर गीता जी को कहती है, गीता आंटी मैंने आकाश को बोल दिया है और वो कुछ ही समय में आने वाला है। इतना कहकर जिया माही और तन्वी के पास चली जाती है। तभी माही और तन्वी जिया को देखते हैं और उससे कहती है, जिया तुम्हारा टमाटर की तरह लाल क्यों हो गया है? उन दोनों की बात को सुनकर जिया सकपका जाती है और हकलाते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। जिया की बात को माही और तन्वी अपनी आंख को बड़ा करते हुए जिया से कहती है, सच सच बताओ जिया क्या हुआ था? हम दोनों अच्छे से जानते हैं तुम्हारा गाल ऐसे ही लाल नहीं हो सकता है, तुम हमें बताओ वरना हम दोनों तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। उन दोनों को ऐसे सीरियस होते हुए देखकर जिया उनसे कहती है, ठीक है मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। फिर जिया माही और तन्वी से को बताना चालू करती है। माही और तन्वी, जब आंटी ने आकाश को बुलाने के लिए कहा था तो मैं आकाश को बुलाने गई थी। तभी माही कहती है, हो हमें पता है कि गीता आंटी के कहने पर तू आकाश को बुलाने के लिए गई थी, लेकिन तू ये बता कि आकाश के कमरे में क्या हुआ था जो तेरा गाल लाल हो गया है? तभी जिया कहती है, मैं यही बताने वाली थी लेकिन तुम लोग मुझे बीच में टोक रहे हो। जिस पर माही और तन्वी कहती है, ठीक है अब हम बीच में नहीं बोलेंगे, अब तू आगे बताना चालू कर। जिसके बाद जिया आगे बोलती है, जब मैं आकाश के कमरे में गई थी तो आकाश के कमरे में कोई नहीं था, तो मैं आकाश को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी आकाश बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इतना कहकर जिया चुप हो जाती है और आकाश के बारे में सोचने लगती है और जब जिया चुप हो जाती है तो माही और तन्वी उसे हिलाते हुए कहती है, जिया तुम किस सोच में गुम हो गई? उन दोनों के हिलाने पर जिया उन दोनों की तरफ देखती है और फिर माही और तन्वी की तरफ देखती है। तभी माही और तन्वी एक साथ कहती है, जिया तुम किसी सोच में गुम हो गई थी, तुम सिर्फ इतना बताया कि आकाश बाथरूम से बाहर आया था।
जिसके बाद जिया कहती है जब आकाश बाथरूम से बाहर आया था तो उसने सिर्फ एक टॉवल अपने कमर पर लपेटा हुआ था, उसका पूरा बॉडी दिख रहा था, उसका सिक्स पैक है, उसके मसल, ये सब बोलते हुए जिया का गाल और भी लाल हो जाता है। तभी आकाश सीढ़ियों से नीचे आता है, जिसे देखकर तीनों चुप हो जाते हैं और फिर सभी जाकर डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाते हैं। अभी तक आकाश के डैड सुनील जी घर आ चुके थे। आकाश जब गीता जी और नीलम जी आकाश को देखती है तो वो आकाश को अपने पास बुलाती है, तो आकाश उनके पास जाकर बैठ जाता है और फिर सभी खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी खाना खा लेते हैं और फिर सभी सोफे में बैठ जाते हैं। तभी आकाश के डैड सुनील जी आकाश से कहते हैं वैसे आकाश वहां क्या हुआ था, जिस पर आकाश कहता है वो डैड एक लड़का जिया के साथ जानबूझकर टकराया था और जब जिया ने उसे थप्पड़ मार तो उसने जिया को अपने बेड पर ले जाने की बात की, इसलिए मैंने उसे बहुत मारा ला। लेकिन उस होटल के मैनेजर ने पुलिस को बुला लिया और होटल के टीवी कैमरे के फुटेज को डिलीट करवा दिया था और साथ ही वहां के सभी ने भी गलत गवाही दी थी, जिसके कारण पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। CH60 संजय के पूरे घर वाले बहुत ही डर में। आपने अभी तक पढ़ा। आकाश जब गीता जी और नीलम जी आकाश को देखती है तो वो आकाश को अपने पास बुलाती है, तो आकाश उनके पास जाकर बैठ जाता है और फिर सभी खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी खाना खा लेते हैं और फिर सभी सोफे में बैठ जाते हैं। तभी आकाश के डैड सुनील जी आकाश से कहते हैं वैसे आकाश वहां क्या हुआ था, जिस पर आकाश कहता है वो डैड एक लड़का जिया के साथ जानबूझकर टकराया था और जब जिया ने उसे थप्पड़ मार तो उसने जिया को अपने बेड पर ले जाने की बात की, इसलिए मैंने उसे बहुत मारा। लेकिन उस होटल के मैनेजर ने पुलिस को बुला लिया और होटल के टीवी कैमरे के फुटेज को डिलीट करवा दिया था और साथ ही वहां के सभी ने भी गलत गवाही दी थी, जिसके कारण पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। अब आगे, जिसे सुनकर गीता जी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है उन सब की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाया, मैं उन सबको इसकी दूंगा। और फिर वो सुनील जी को कहती है सुनील आप इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवाए और उन सबको इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी आकाश उन दोनों से कहता है मॉम डैड हम लोगों को उन सभी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चौधरी परिवार के दबाव के कारण ही मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है। और अगर बाकी कंपनी वालों को पता चला कि आप लोगों ने बहुत ही छोटी बात पर उन सभी को सजा दी है तो आपकी कंपनी का रिपोर्टेशन खराब हो सकता है। जिसे सुनकर सुनील जी भी कहते हैं हो गीता, आकाश ने सही ही कहा है, अगर इस बारे में दूसरों को पता चल गया कि हम छोटी कंपनी वालों को धमका रहे हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर कंपनी हमारे खिलाफ लोगों को भड़का सकते हैं, जिससे हमारी कंपनी की रिपोर्टेशन और शेयर्स गिर सकते हैं और इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है। जिसे सुनकर गीता जी कहती है तो हम उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिस पर सुनील जी कहते हैं गीता जी तुम तो जानती ही हो ना कि चौधरी इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर पूरे इंडिया के कंपनियां करते हैं और साथ ही हम भी करते हैं, और अगर हमने उन्हें कुछ करने की कोशिश की तो पूरे इंडिया की बहुत सी उनका सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर जितना अच्छा सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं बना है और इससे उनके कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं। तभी गीता जी कहती है तो सुनील हम उन सभी के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस पर सुनील जी कहते हैं गीता मैंने कहा कि अभी हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। इतना कहकर सुनील जी एक डेविल स्माइल करते हैं, जिसे देखकर गीता जी कुछ समझ जाती है। वहीं दूसरी ओर चौधरी विला में आकाश और उसके साथियों के जाने के बाद संजय के दादाजी संजय के पास जाते हैं और उसके पेट पर लात मारकर कहते हैं गधे तूने क्या किया, तूने किस इंसान के साथ पंगा लिया है, इसके बारे में पता है, अगर उसने हमें नहीं छोड़ा होता तो हमारी पूरी फैमिली खत्म हो जाती। जिस पर संजय के डैड और मॉम उन्हें रोकते हुए कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपने ही पोते को इतना चोट लगा है और आप उसे और भी मार रहे हैं। जिसे सुनकर संजय के दादाजी कहते हैं इसने काम ही ऐसा किया है जो मार खाने के ही लायक है, तुम लोग को पता है कि वो लड़का कौन था। जिस पर वो दोनों उनसे पूछते हैं कौन है वो लड़का, जिस पर संजय के दादाजी मिस्टर चौधरी कहते हैं वो लड़का एक साधक है। संजय के मॉम डैड ये देख सकते थे कि ये बोलते समय मिस्टर चौधरी का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था, जिसे देखकर दोनों मिस्टर चौधरी से पूछते हैं ये साधक क्या है। जिस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं साधक एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत होती है और वो ऐसे कामों को कर सकता है जिसे एक साधारण इंसान नहीं कर सकता है। तुमने देखा था ना कि उस लड़के ने हमें हवा में कैसे लटका दिया था। जिसे सुनकर उन सभी के शरीर कांपने लगता है। तभी मिस्टर चौधरी फिर से कहते हैं मैं कुछ साल पहले एक साधक से मिला था जिसने कुछ ही पल में बहुत से लोगों को बहुत ही आसानी से मार दिया था, उसकी ताकत इतनी थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर चौधरी के बेटा और बहू उनसे पूछते हैं तो आपने क्या उन्हें उसके बाद कभी नहीं देखा। जिस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं नहीं, मैंने उसके बाद किसी भी साधक को आज तक नहीं देखा हूँ, और मैं तुम सभी को एक बात बता दूं कि तुम कभी भी किसी साधक से पंगा मत लेना वरना तुम लोग नहीं बचोगे। और फिर मिस्टर चौधरी संजय के पास फिर से जाते हैं और उसके पेट पर फिर से लात मारते हैं, जिससे संजय को बहुत दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाता है, जिसे देखकर संजय के मॉम डैड रसे संजय के दादाजी को रोकते हुए कहते हैं आप फिर से संजय को क्यों मार रहे हैं। जिस पर मिस्टर चौधरी कहते हैं मैं इसलिए मार रहा हूं क्योंकि इसने उस लड़के से एक बार और भी लड़ाई करके उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया था, और जब वो लड़का पुलिस स्टेशन से छूटा तो ये उसे मारने के लिए बहुत से लोग लेकर चला गया था। अगर उस लड़के का दिमाग फिरता तो हम में से कोई भी आज जिंदा नहीं रहता। जिसे सुनकर संजय के मॉम डैड उनसे पूछते हैं आपको कैसे पता चला कि संजय ने उससे एक बार पहले भी लड़ाई की थी।
तो आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ इमॉर्टल गॉड सिस्टम में सिर्फ पॉकेट नोवेल ऐप पर, और साथ ही इस नोवेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी इमॉर्टल गॉड सिस्टम। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।